बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अصدق वअकुम मिनस्सालिहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई नए दोस्त आए तो अपना तारुफ करा दें। मेरे ख्याल में कल वाले ही सारे हैं जी। चलो माशाल्लाह ठीक। हाँ जी हाँ जी कर दें। अस्सलाम वालेकुम। पेज 7 पे टेंडर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आज के लिए पेंड की थी, वो काइंडली बता दें। सर ये पेज 7 पे कल डिसाइड हुआ था कि टेंडर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाएंगे। हाँ जी। लेकिन सर अभी हमें करवाई नहीं। कल हमने रब्ता भी किया था तो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह हम कर देंगे, लेकिन अभी तक हमें प्रोवाइड नहीं किया सर। जी सर कल टाइम जैसे ख़त्म हुआ था तो उस वक्त ये सारे चले गए थे। आज जिस वक्त कहते हैं सर करा देते। चलें ठीक है जी सर ठीक। सर जी सर ठीक है सर। चलें जिस वक्त ये करवा दें। जी सर ये अगर अभी भी करवा लें किसी को भिजवा दें हमारे दफ्तर में। चलें आप अभी अगर कोई करवा सकते हैं, घंटा डेढ़ है अभी 1 बजे तक तो हमने बैठना ही है। दफ्तर भिजवा देंगे। आप अभी अपने उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं। इनके बंदे बैठे हैं बाहर पीछे, वो उनको वेरीफाई कर लेंगे, इनको बता देंगे, फिर आखिर में हम उसको सेटल कर लेंगे। सर ठीक है सर। सर पेज नंबर 26 है सर। कोड लखपत जेल लाहौर 9.4.6.27 नॉन डिडक्शन ऑफ जीएसटी अमाउंटिंग टू 2,27,000। सर जीएसटी की पेमेंट की थी, उसमें से डिडक्शन नहीं की थी इन्होंने, 1/5 डिडक्शन। यो सर अभी हमें लेटेस्ट रिकॉर्डर अभी प्रोवाइड किया है सर। कल इन्होंने वो जमा कराए हैं कुछ पैसे, कुछ बकाया जाते हैं, तो वो हमने वेरीफाई कर लिए हैं जो TR पे जमा हुए हैं ट्रेजरी में। सर ये सर जो पैरे में दर्ज हैं 2,27,206 रुपये वो जमा करवा दिए सर। अच्छा जमा हो गए सारे आप जी जमा हो गए जी सर। वेरिफिकेशन जो है ना वो अभी 21,000 की हुई है, बाकी हमें दे देंगे तो आपको सबमिट कर देंगे। अभी हमारे पास जो वेरिफिकेशन आई है वो 21,000 की है। अच्छा इसमें अगर ये देखें एक और है कि ये मामला आप STSC में क्यों नहीं पहले हल कर देते। ये इसमें भी आपने मुबहिम सा न रिकॉर्ड इसमें कोई दिया गया। मैंने ये चेक किया है ना आपकी जो प्री STC है। ये सरदार साहब आप भी ज़रा ये देखें भाई, ये छोटे छोटे मामलात हैं, इनको उधर ही आप तमाम जो पैराद हैं ये ऐसे हैं कि ये जो आपकी इनिशियल मीटिंग्स होती हैं उसमें ये सेटल होने वाले हैं। ये पहले इस मैंने देखे हैं सारे, इस पर सिर्फ आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, अदरवाइज़ और ये वेरिफिकेशन के सारे हैं। और इसमें ना कोई एम्बेजलमेंट है ना कोई इस तरह कोई बात है। और कुछ जो पेमेंट्स हैं वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हैं। तो मतलब है ये आज मैंने जितने पैरे देखे हैं इसी तरह के तकरीबन हैं। तो पैरा में क्लियर अगर होमवर्क कर दिया जाए तो इसमें ये हमारा टाइम भी बचेगा और इसके ये जो पेपर वर्क है ये भी इतना भारी नहीं होगा। जी नहीं ये देखे ना जी, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं। जी आप बोले। सर मैं ऑनरेबल हाउस को भी कहूँगा कि मैं निमानी साहब की बात को सेकंड करूँगा। ये क्लियरली मैंने भी पढ़ा है, ये आने भी नहीं चाहिए थे।
तो यानी कि इतनी, या मैं कह लूँ डिपार्टमेंट्स की कोई नेग्लिजेंसी है या अदरवाइज दूसरी बात फिर चली जाती है कि आई डोंट नो। तो खुदा के लिए ये हम हाउस इतना टाइम निकाल के बैठता है। हाँ। कितने हैं ये पैराज? सर पैरा 7 पैरे हैं सर, 7 पैरे बकिया हैं सर। 7 पैरे बनते हैं। तो इन 7 पैरों को तो वैसे पढ़ के एक ही डायरेक्शन पास हो जाए तो इसके अलावा बाकी 6 है सर। सर सारे इस नेचर के पैरे नहीं हैं, हाँ जी, डिफरेंट नेचर के हैं। सर ये मेरी अर्ज ये है कि जो SDAC 2022 में हुई थी, हाँ जी। अगर आपकी सर डायरेक्शन आ जाए कि SDAC की डायरेक्शन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती सर, इशू ये है, इस वजह से मजबूरन यहाँ पैरे लेके आने पड़ते हैं। अब 2-3 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन वो जो डायरेक्शन SDAC ने दी थी उस पर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। ये वजूहत हैं सर। जो चले इसको देख लेते हैं जी। सर इस पर मैं गुजारिश करूं सर। जी जी सर इस पर दोनों तरफ है इशू सर। एक तो एक हमारी टेंडेंसी है कि जी मैंने कोई 50 पैरे निकालने हैं, 60 पैरे निकालने हैं, जस्ट टू पुट द प्रेशर ऑन द डिपार्टमेंट। उसमें बड़ी छोटी मोटी चीज़ों में, चूँकि एक पैरा ही है, अभी ये 27,000 रुपये का इशू है, लेकिन एक पैरा तो है उसमें। सर हम ऑडिट अथॉरिटीज़ के साथ हम मीटिंग कर लेते हैं सर कि जो तो हमारे लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन वाली, जिस तरह निवानी साहब बात कर रहे हैं, उसमें सर इनकी तरफ से डायरेक्शन होगी जी आप इसको करें और वो पैरा ना बनाएं उसको, और वो हम अगर नहीं करते हैं तो फिर हमारा गला पकड़ें और वो हमें इधर लेके आएँ कि जी हमने इनको कहा था और उन्होंने नहीं किया, उसके बाद फिर हम जवाब दें उसके लिए। तो एक डायरेक्शन हो सर इनकी तरफ से और एक ऑडिट पैरा हो सर, और ये आपके पास कोई 5-7 मोटी चीज़ें लेके आएँ कि जी यहाँ पे इनका कसूर है, यहाँ पे इतने करोड़ रुपए इधर उधर हो गए हैं, ये इनका इन्होंने जवाब नहीं दिया और इस पर जो है ना आप इनसे पूछें। इसमें होम सेक्रेटरी साहब जो सबसे अहम काम है वो है डिपार्टमेंट्स का कि जब ऑडिट होता है उस वक्त अगर ये अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें। कई दफ़ा हम देखे हम पैरा ऐसे बने हुए हैं जिसमें वहाँ उस वक्त कोई कागज़ शॉर्ट था, कोई जो ज़रूरी था वो नहीं प्रोवाइड किया गया तो उस पर पैरा बन गया। उसमें ये चीज़ जो है ना दोनों अतराफ़ को देख के इसको देखना चाहिए ताकि इस तरह का पेपर वर्क भी बच जाए, टाइम भी बच जाए। सर इसमें एक गुजारिश है कि बाज़ बात ना जी, ये होता है कि पैरा जब बनता है तो स्टार्ट में वो एडवांस पैरा बन जाता है। तो SDAC में अगर मीटिंग होती भी है, सेटलमेंट हो भी जाती है, तो वो कहते हैं जी चूंकि ये एडवांस पैरा, ये ड्रॉप उधर से ही होगा PAC से, तो PAC का फॉर्म अगर ये सेटल तो आप जब पैरा बन जाएगा आपकी रिकमेंडेशन आ सकती है, सेटल नहीं हो सकता। मैं मेरी गुजारिश ये है कि जब आपका ऑडिट होता है, अगर उस वक्त अगर पूरी तैयारी से डिपार्टमेंट ऑडिट वालों के पास साथ बैठे तो उसमें मेरे ख्याल है कोई बहुत ही कम पैरा रह जाएंगे जो ऑडिट वो पैरा बनेंगे, अदरवाइज पैरे नहीं बनेंगे। अगर फुली डॉक्यूमेंटेड हो आपकी टीम और इनको जो पेपर चाहिए उसी वक्त प्रोवाइड कर दिया जाए। क्योंकि मैं पिछली दफ़ा भी PAC में था, मैं अभी देखा जहाँ अमूमन जो पैरा बनते हैं वो उस वक्त की जो टीम है वो जो इन्होंने कागज़ मांगते उस वक्त वो होता नहीं है। अगर वो हो तो पैरा नहीं बनते। ये उसमें इतना पेपर वर्क भी होता है, आपका भी टाइम ज़ाया होता है, ऑडिट वालों का भी। सर जी अगर पैरे नहीं बनणगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अच्छा मैं इसमें अर्ज करूं, ये आपका मीटिंग का दिली जो डिसीजन हुआ है ना जी आपका SDAC का, इसकी ज़रा डेट देख लें। ये है 8/11/22 को, तो आप खुद देख लें कि ये इतना डिले। अब आप इसको आप ज़रा खुद एड्रेस करें। देखें ये क्योंकि ऑडिट का एक और इतराज़ मुझे सामने नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जितने भी इस किस्म के पैराज हैं इनकी बेसिक नेचर जो है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह आपने बात की है जी। जी सर ऐसे ही है सर। हैं जी, तो 1-2 हम देख लेते हैं। जी सर देख लें सर। अगर उसमें देखते हैं एक आध और देख के तो फिर आगे एक यूनानिमसली एक फैसला कर देंगे। जी सर। हैं जी। जी सर। सर ये मैं ऐड करता जाऊं कि जब हम ऑडिट करते हैं ना सर, तो ऑडिट का प्रोटोकॉल है, तो हम ऑडिट जी हाँ जी यही, क्योंकि इस पर तैयारी सारी ये की हुई है, उसके बाद फिर इसका कोई देखते हैं। लेकिन इसका अब आप जनाब चेयरमैन एक गुजारिश मेरी है कि जो डायरेक्शंस PAC की हैं, जी हाँ, अगर उन पे अमल दरामद नहीं होता
तो उसका भी हमें बैठ के कोई इसका एक लाहेअमल तैयार करना चाहिए कि भाई अगर 22 का डायरेक्शन है 2022 की और आज तक वो पेंडिंग है, उसको हमें देखना चाहिए कि किस साइड पे ये कमी बेशी है, ताकि उसको हम पॉइंट आउट किया जाए और फिर उनको जो प्रॉपर तरीके से उनके जी साथ behave SDSE किया की जी SDSE की ये मीटिंग हुई है 8/11/22 को। उसके बाद आज आप देख ले भी आज तक क्या इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे। हमें इसमें देखना है कि दोनों तरफ में कहाँ हाँ जी जो खामी है या किसने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, फिर हमें उसको भी बिल्कुल देखना चाहिए जी, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं इसके बारे में जी। ये अब इसके आप बताएं जी बबे। जी सर, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ऑडिट होता है सर, ऑडिट का प्रोटोकॉल ये है जो ऑडिटर ने ले डाउन किया हुआ है कि हम उठने से पहले एक एग्जिट मीटिंग करते हैं फॉर्मेशन से। जब पैरे हम बनाते हैं फॉर्मेशन का रिप्लाई लेते हैं, उसके बाद सर हम उनको लेटर लिखते हैं कि आप SDSE कर लें बिफोर प्रिंटिंग ऑफ पैरास। अगर वो SDSE बिफोर प्रिंटिंग ऑफ पैरा हो जाए और रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया जाए तो सर ये पहले कभी प्रिंट नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो हमारा अच्छा फोरम है वो SDSE है, इट शुड बी स्ट्रेंथन्ड। और जब भी सर किसी फॉर्मेशन का ऑडिट होता है तो उसकी एग्जिट मीटिंग, इधर भी हमारे पास एग्जिट मीटिंग में सर रिसीविंग से उनकी, तो एग्जिट मीटिंग भी मीनिंगफुल होनी चाहिए सर। तो आपकी बात से बिल्कुल हम एग्री करते हैं, आपकी डायरेक्शन को फॉलो भी करेंगे, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर जो SDSE की डायरेक्शन आ गई है 2022 में, अगर आप देखें तो उसको हम फॉलोअप दे रहे हैं। मैंने हज़ारों लेटर लिखे हैं कि SDSE की डायरेक्शन ये थी, अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। हम सर इतना ही कर सकते हैं ऑडिट वाले, लेकिन उस पर फिर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। ये फाइनेंस वाले बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कि हम इसको कितना फॉलोअप दे रहे हैं। तो सर आपके से ये डायरेक्शन चली जाए कि जो SDSE की डायरेक्शन आई हुई है उस पर मनोवन इम्प्लीमेंटेशन हो इमीडिएटली। नहीं, ये तो हम कई दफ़ा दे चुके हैं पहले मेरे ख्याल में ये डायरेक्शन। अगर ये हाउस जी हाँ SDSE की मीटिंग्स को अहमियत दिला ले और उनकी डायरेक्शन पे इम्प्लीमेंटेशन करवा ले, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो काम है वो बहुत कम हो जाएगा। और हमें क्योंकि सेटल तो हमने करने हैं, वो 1 मिनट में हम वो पढ़ते जाएंगे और उनकी डायरेक्शन SDA के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन हुई होगी हम सिर्फ सेटल कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। जी हाँ सर जी मैं निवानी साहब की यही बात, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो उसमें नेग्लिजेंसी सर किसकी है, उसको जो है ना पॉइंट आउट किया जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ सर, माजरत से ऑनरेबल होम सेक्रेटरी साहब हैं, IG साहब हैं, तो पनिश की बात अगर खुदा ये कम से कम किसी को पनिश किया होता तो ये पैरे ना आते। एग्जाम्पल होनी चाहिए बस। आपका स्पीकर ऑन। जी ये मैं भी ये कह रहा था जो ये सर आप कह रहे थे 8, 11, 12 की SADC की हमें वो ऑब्जर्वेशन भी देखनी चाहिए। दैट इसमें लिखा हुआ है कि दैट द डिपार्टमेंट डिड नॉट शो एनी प्रोग्रेस सिंस द कमेटी केप्ट द पैरा पेंडिंग फॉर कंप्लायंस। तब भी यही बात थी कि प्रोग्रेस कोई नहीं दिखाई गई थी, यही डिसाइडेड हुआ। वो तो वो कह रहे हैं कि हमने जमा करवा दी है, आपने वो तो जमा हो गए हैं ना जी। हाँ जी वैसे ये वेंडर ने GST किस मद में जमा करवाया था जी? ये सर चाय पत्ती की सप्लाई हुई थी, उस पे GST चले उसी पे। अच्छा अब सर ये SDSE की सर जो डिसीजंस हैं उन पे सर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की बड़ी वजह सर ये भी है कि जो आपकी PSE 1 थी सर वो लास्ट टाइम फॉर्म नहीं हुई थी, और क्योंकि फिर PSE ने डायरेक्शंस देनी होती हैं कि आप इस पे इम्प्लीमेंट करें, वो ना होने की वजह से मेरा ख्याल इतना बड़ा ये डिले आया है। और अभी आप अगर डायरेक्शन देंगे कि इसको वक्त पे फैसले करें जी तो ये होंगे इंशाल्लाह। हाँ तो इसको कर दें जी। हाँ जी सर इसमें ये जो आप बताएं जी आपकी क्या इसमें ऑडिट क्या कहते हैं या जी सर ये सर ये आज 5 तारीख है, 4 तारीख की चालान हमें सबमिट किया गया, जो मैंने आपको बताया कि जमा हो गया। आप सेटल करेंगे तो सिर्फ इसको ये कि हम इसको रिकंसाइल कर लेंगे सर, रिकंसाइल कर लें और टाइम दे दें और फिर इसको सेटल कर दें। ठीक है जी। जी सर इसमें ये पैसे जो सप्लाई जो हमारा वेंडर था उसने जमा कराने थे, और अभी सर मैंने इनको डायरेक्शंस दिए हैं कि जी इस तरह के जो टैक्सेस हैं वो एट सोर्स काटा करें,
और जब ये एक वर्क अवार्ड करते हैं तो उसके साथ ही उनको पहले वर्क अवार्ड ना करें, उनको कहेंगे जी ये टैक्सेस आप जमा कराएंगे तो फिर हम आपको ये वर्क अवार्ड करेंगे। डेफिनेटली इसी तरह होना चाहिए। तो ये सर मैंने अभी इनको ये प्रोटोकॉल सेट कर दिया, तो होपफुली ये आइंदा ये नहीं आएगा सर इंशाल्लाह। थैंक यू जी। चलें अगला। एक सजेशन ये थी, जैसे पीएसी की कंप्लायंस मीटिंग होती है कि अपने डायरेक्टिव्स को कंप्लायंस चेक करते हैं, इसी तरह अगर आपकी तरफ से ये डायरेक्शन चल जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कंप्लायंस मीटिंग ले लिया करें एसटीएसी के डिसीजंस की आफ्टर 1 क्वार्टर, तो ये भी बड़ी इफेक्टिव हो सकती है। ठीक ठीक, अच्छी तजवीज़ जी। आप कर लें जी, नोट कर। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 28 है सर, पैरा 9.4.350 अनऑथराइज ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस रिकवरी देयर ऑफ 5,49,000। सर ये दो, एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल और एक थे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल, ये पोस्ट आउट हो गए थे कोटलखपा जेल से, लेकिन वो उसके बावजूद उन्होंने रेजिडेंस ऑक्यूपाई रखी 4 साल तक, जो कि एज़ पर रूल SNGD का कि जब आप ट्रांसफ़र हो जाएं, पोस्ट आउट हो जाएं या रिमूवल हो जाए तो आपने 3 माह से ज़्यादा रेजिडेंस को ऑक्यूपाई नहीं करना होता। अच्छा, ये पहले भी एक दफ़ा आया था इस किस्म का, गालबन जंग का था जी। जी सर, ये पहले भी डिस्कस हुआ। हाँ जी, पहले भी जी। इसमें सर गुजारिश यही है कि जो जब अफसर ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारी जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे रेजिडेंस अवेलेबल नहीं होती, तो बच्चे जो पिछली जेल पे रह रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, उनकी तालीम के भी मामला होते हैं, तो इस वजह से, लेकिन वो कोई हाउस रेंट या किसी किस्म की कोई चीज़ क्लेम नहीं करते हैं। अब ये जो 2 बंदे हैं सर, ये बंदा लाहौर में ही पोस्टेड है, ये लाहौर कोटलखपत से ये कैंप जेल में आ गया है और लाहौर में ही पोस्टेड है जो डिप्टी सुपरटेंडेंट है, और दूसरा गजनफर जो है सर, ये 2 साल हो गए हैं तकरीबन, ये रिटायर हो चुके हैं। तो मतलब इसमें ये इशू है सर कि जो आगे अगर रेजिडेंस नहीं मिलती तो फिर एक मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो है वो बच्चों का एक एजुकेशन और इस तरह के इश्यूज हैं। बाकी जो SNGD में भी इस तरह की पॉलिसी है कि भी वो घर जो है ये जनाब चेयरमैन साहब, ये जो पैराज है ना जी, इनको रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत नहीं देखना। हाँ जी, इनको एक हम इंसानी हमदर्दी और यही बात उस दिन भी यही हुई थी कि इस तरीके से देखना है कि इसमें सर एक तो जो IG साहब ने बात की है ना कि उनकी आगे रेजिडेंस नहीं होती, मैं ये तो बात है, वैसे एक पॉइंट है, बाकी होता नहीं है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जेल जहाँ होती है सुपरिटेंडेंट का तो रेजिडेंस होता ही होता है, जो कहीं भी जेल में होते हैं। उनकी बच्चों की प्रॉब्लम है, यहाँ एडमिशन है, मतलब उनको देखा जाए तो जो भी बंदा होता है उसको उस पर लीनियंट व्यू लेना होता है, और वो कोई ऐसी बात नहीं है। जी 4 साल। हाँ जी सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि ये ऑडिट फाइंडिंग में लिखा है 6 to 8 years, चले 6 महीने 1 साल तो बच्चों का समझ आता है जी, ये 6 से 8 साल तो बहुत ज़्यादा है जी, इसका क्या वजह है जी? सर ये एक ही शहर में लाहौर में ही बंदा पोस्टेड है, ये किसी दूसरे शहर में नहीं गया, ये लीगली भी रेजिडेंस रख सकता है। अच्छा, ये आपने इधर ही पोस्टेड था और आपने इधर ही इसको वही इधर ही है, तो रेजिडेंस वही है उनके पास। जी सर, ये सुपरिटेंडेंट साहब। अच्छा, आप बताएं जी। सर रिक्वेस्ट है कि लाहौर के अंदर सर 2 प्रिजन्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जेल है और एक सेंट्रल जेल लाहौर है। अब दोनों सर स्टेशन चूँकि लाहौर के अंदर हैं, एक ही हेडक्वार्टर है, और अगर कोई एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट कोटलखपत प्रिजन पे है और उसका 2 या 3 साल बाद अगर ट्रांसफ़र हो जाता है कैंप जेल पे, तो कैंप जेल पे सर इतनी रेजिडेंसेस नहीं है कि वो अपनी फैमिली को कोटलखपत से कैंप जेल मूव करे, तो वो फिर सब एक उसने जो रेजिडेंस रिटेन की हुई है कोटलखपत, वो फिर उसी को कंटिन्यू रखते हैं। या तो सर ये है कि एक स्टेशन से अगर वो घर छोड़ नहीं रहा तो दूसरे स्टेशन पे जाके अगर वो उसको घर अवेलेबल हो तो फिर घर मिल जाता है, वो फैमिली मूव कर जाते हैं। और इसी सूरत में सर उन्होंने ना तो कोई हाउस रेंट क्लेम किया है और ना कोई दूसरा बेनिफिट लिया है, घर एक ही रिटेन किया है एक स्टेशन पे, उसी में फैमिली रखी है। चूँकि लाहौर का जनाब चेयरमैन आप अगर चेक भी करवाएंगे तो चूँकि टाइम टू टाइम जैसे नवानी साहब भी फरमा रहे हैं, सुपरिटेंडेंट जेल का घर तो एक होता है, लेकिन जो नीचे उसके अलाइड ऑफिसर्स हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, अब सर जेलों पे घर बने हुए हैं 40-50 साल पुराने, जब किसी जेल पे एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की सीटें वैकेंट थी। अभी सर ये है कि
5 डेप्टी सुपरिटेंडेंट पोस्टेड हैं और कम से कम 15 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्टेड हैं, और उनमें से आप चेक करवाएंगे तो 4-5 लोगों के पास घर होंगे, बाकी जो हैं वो फिर अपना खुद से अरेंजमेंट प्राइवेट करते हैं। और जनाब चेयरमैन, देखने वाली बात तो ये है कि उनके पास अगर तो घर एक है तो फिर तो ये कोई मैटर नहीं है, तो अगर वो उन्होंने कोट लखपत में भी रखा हुआ है घर और उसमें यह है कि यहाँ भी रखा हुआ है, तो ये देखने वाली बात उसकी इंटाइटलमेंट नहीं बनती, लेकिन हमदर्दाना उसको अलाउ किया जाता है। लेकिन उसमें रूल के मुताबिक क्या है वो उनको रूल्स जरा बता दें। नहीं, उसमें रूल्स के मुताबिक रेंट जो है वो कटाना पड़ता है। एक रेजिडेंस जो है वो एक रेजिडेंस एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो रिटेन करता है और वो फिर रेंट फ्री होता है सर। किसी दूसरे स्टेशन पे जाता है तो वहाँ जाके भी वो हाउस रेंट क्लेम नहीं करता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रेजिडेंस जो है वो एक अवेलेबल है जो सरकार ने गवर्नमेंट ने उसको दी जो है। रूल्स आप कोट कर रहे हैं ना जी, वो मुख्तलिफ साइड पे जाता है। ये जो किसी भी जेल की रेजिडेंस से होती हैं वो वहीं जो पोस्टेड होता है उसके लिए होती हैं, जो वहाँ से पोस्ट आउट हो जाता है वो उसके लिए नहीं रहती। तो इसलिए इसको हम और अंदाज से देखते हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो इस पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कोट लखपत से ट्रांसफ़र होगा उसके तमाम राइट्स वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, वो नेक्स्ट जेल पे जाएंगे। तो इसीलिए इसको आप उस तरफ ना ले जाएं जहाँ आप भी फंस जाएं, फिर हमें आपसे आपको निकालना मुश्किल हो जाए। नहीं सर, उसमें जैसे आईजी साहब उसमें यही है, वो ठीक कह रहे हैं निमानी साहब कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर तो कुछ और बोलते हैं, लेकिन बात यह है कि ये वही हम इसी पे हमने पहले भी एक पैरा सेटल किया था। हाँ जी, उसके बारे में तो है कह रहे हैं कि 1-2 साल पहले रिटायर हो गया, पहले जंग इसी में हमने सेटल किया है जी। जो रिटायर्ड हो गए थे उन्होंने तो घर से खाली कर दिया था आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक सर इसमें अभी हमने जो नई पॉलिसी बनाई है सर, अच्छा सर इसमें जो ये आप इस माइक को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इधर नहीं सर नहीं, आप मियां साहब का इलाज ठीक किया नहीं, ये जो कह रहे हैं जी मियां साहब बात, ये इसमें ऑडिट फाइंडिंग में लिखा है कि SNGAD की रूल्स की वायलेशन हुई है इसमें जी। रूल्स जो है इन्होंने वहाँ जो है ना पॉइंट आउट किए हुए हैं, अगर आपके रूल्स उससे डिफरेंट हैं, SNGAD के साथ मैच नहीं करते तो वो ज़रा उसकी कॉपी दे दें। सर इनके रूल्स कोई इस तरह के जो मैं समझाऊं सर वो ये है कि ये एक रेजिडेंट ड्यूटी है सर, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट वहाँ पे एग्जीक्यूटिव है उसको 24 घंटे वहाँ पे होना चाहिए, वो कहीं और से उसको कम्यूट नहीं करना चाहिए इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। अभी जो हमने नई पॉलिसी बनाई है सर उसमें हमने 1 साल का टेन्योर रखा हुआ है कि 1 साल के बाद हमने जो डेप्यूटीज़ हैं, असिस्टेंट्स हैं या सुपरिटेंडेंट्स हैं उनको सर हम चेंज कर रहे हैं। उसमें 350 के करीब ऑफिशियल्स मैंने किए भी हैं सर, उनको हम सस्टेन भी कर रहे हैं। अब ये बंदा सर यहाँ पे 4-5 साल से है, कोट लखपत और कैंप जेल मेरे हिसाब से दोनों एक ही पोस्टिंग्स हैं और लाहौर की पोस्टिंग्स हैं, तो मैंने भी डायरेक्शन इनको दिए कि जी इनको आप यहाँ से पोस्ट आउट करें। और ये नहीं है कि 10 साल आप एक घर लेके बैठे रहें और दूसरा जो है ना वो कहीं और से आए सर, ये इंतज़ामी तौर पे मैं इसको देख रहा हूँ। और इसमें रिकवरीज़ वाला सर हम देख लेते हैं कि अगर इनकी रिकवरीज़ बनती हैं तो ये इनसे रिकवरीज़ भी हम करवाएंगे सर। मैगल साहब मेरी जो है ना वो सवाल ये है कि क्या ये रूल्स जो हैं SNGAD के वो अप्लाई नहीं करते? इनके बने ही नहीं हैं सर, इनके बने ही नहीं बने हैं सर। तो फिर ये कह रहे हैं ना कि हमारे रूल्स जो हैं नहीं, इनके रूल्स आप नहीं अप्लाई करते क्योंकि ये इनके कोई रूल्स नहीं हैं सर। सर जो SNGAD के जो रूल्स हैं सर, या जो वफाक के ऑफिसर्स के रूल हैं वो ये घर रख सकते हैं कहीं भी। अब SNGAD का मुलाजिम अगर यहाँ पे इसको घर मिला हुआ है तो फिर वहाँ पे पाक पतन में नहीं रखेगा अपने लिए जी, ठीक है सर। इनका सर इनका जो सर्विस नेचर है कि वो ये है कि जी सुपरिटेंडेंट का रेजिडेंट है वहाँ पे, नहीं इनके बकायदा रूल्स बने हुए हैं। ये सर डेजिग्नेटेड घर हैं, जो इनकी बात करें ये डेजिग्नेटेड घर हैं। जो नया DS आएगा वो इसमें रहेगा, दूसरा बंदा नहीं रह सकता उसमें वहाँ पे, क्योंकि सर जेल है, इमरजेंसी हो सकती है, कोई मसला हो सकता है कोई, तो ही हैज़ टू बी देयर राउंड द क्लॉक। इसीलिए हमने साथ ये टेम्परेरी है
सर ये वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है सर। मैंने अभी मेरा मकसद है कि ये क्या आर्जी रिहाइश है या ये नहीं सर, पक्के रह रहे हैं। अभी मैं इनको मियाँ वाली पोस्ट कर, फिर पक्के रह रहे हैं तो पक्के रहने में तो रेंट देना पड़ता है सर। वो रेंट नहीं क्लेम करे ना सर, रेंट इतना होता नहीं है, वो होगा कोई 5, 7, 10, 15 हज़ार रुपये होगा। लेकिन सर मैं इसको इंतज़ामी तौर पे ये देख रहा हूँ कि जो नया मेरा डीएस वहाँ पे गया है, जो कि एक ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पे, वो जो है ना वो शादरा से क्यों आए, वो वहाँ पे रहे। ये बंदा जो है इसको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए अगर इसकी ड्यूटी वहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये जो जेल की जो नेचर है ड्यूटी का वो ये है कि जी 100% हम अकोमोडेशन देते हैं अपने लोगों को। जो ऑफिसर्स हैं विद इन जेल के साथ ही स्कीम के 2 हिस्से होते हैं, एक रेजिडेंसेस होती हैं, दूसरा जेल होता है, ताकि वो आके अपना काम वहाँ पे करते हैं। मैंगल साहब इसे रिविजिट करें, ये सब को देखें, इनके बकायदा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाएं ताकि सर वो हम बना लेते हैं। मैंने भी डायरेक्शंस दे दिए हैं कि इनका वो 3 महीने वाला हम टाइम रखेंगे, 3 महीने के बाद वो खाली नहीं करेगा तो हम उसको शो कॉज करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें ना। सर ये बेसिकली ये जो सुप्रिटेंडेंट जेल है, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल है, सर ये लाहौर में नहीं थे। इन देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग वाज साहिवाल एंड नारोवाल। और जब ये साहिवाल गए तो डेफिनेटली उनको उधर घर मिला होगा क्योंकि डेजिग्नेटेड घर है। इधर का घर भी रिटेन किया, उधर का घर भी रिटेन किया। ये लाहौर वाली बात नहीं है सर, हमारे पास इनके जो रिसीविंग ये सिर्फ इनके साथ मसला नहीं है, ये पूरे SNGAD के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका ये प्रॉब्लम है। लाहौर में भी घर रखा हुआ है, वहाँ जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ भी रखा हुआ है। लेकिन होम सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम इसे रिविजिट करते हैं, देखते हैं, वो कोई रूल्स इसके बनाते हैं, तो जब बना लेंगे बस ठीक है। फिर जी फाइनेंस भी इसमें को बात करें। इसमें बात यह कि जो अथॉरिटी अलॉटमेंट करती है ये उसका इख्तियार है कि वो अलाउ करे या ना करे, ये अपने आप अलॉटी नहीं रह सकता। अगर उसने वो रिटेन करना है तो अलॉटमेंट अथॉरिटी से परमिशन ले, फिर पैरा भी नहीं बनेगा। ये इसमें ये कमी है, इसमें अथॉरिटी से इजाज़त भी नहीं ली, ये इजाज़त भी नहीं है इसमें। सर इसमें सर मैं गुजारिश करूं कि इसमें अथॉरिटी को ये इख्तियार ही नहीं है सर, इवन इफ ही इज़ IG जेल्स, बिकॉज वो उसकी काम की जो नौयत है वो ये है कि उसने वहाँ पे होना है। जैसे आप एक मेडिकल ऑफिसर को अस्पताल के साथ एक कॉलोनी बना के देते हैं कि कोई इमरजेंसी है, वो पहुँचता है वहाँ पे। ये सर यहाँ पे इसमें ना मैं इंतज़ामी प्रोटोकॉल एक निकाल रहा हूँ, वो 3 महीने का उनको ग्रेस पीरियड दे सकते हैं। 3 महीने के बाद वो उठाए, और क्योंकि जहाँ उसकी साहिवाल में पोस्टिंग हुई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहाँ पे उसका घर होगा, खाली होगा, उधर लेकिन नहीं लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे ये ना लाहौर छोड़ना कोई नहीं है। उधर जाते हैं 3-4 महीने लगाते हैं, फिर लाहौर आ जाते हैं। अभी इसीलिए हमने वो पॉलिसी रखी हुई कि साल से ज़्यादा हम नहीं छोड़ते हैं किसी को। साल में सारे पोस्ट हो गए, ये सारे बैठे हैं, साल में हम निकाल देते हैं वहाँ से उनको। तो सर ये हम प्रोटोकॉल निकाल देते हैं, इसमें रिकवरी भी सर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक आदम मिसाल सेट करेंगे तो फिर ये घर छोड़ेंगे, वरना ही नहीं छोड़ेंगे सर घर वहाँ पे। और एक मैं सर बात करना चाहता हूँ, जैसे नवानी साहब कह रहे थे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमें देखना चाहिए, तो वो तो मेरे ख्याल जो पोस्ट आउट होके आ रहा है उनकी जगह बंदा, उनके भी राइट वायोलेट हो रहा है जी, कि रहने की जगह नहीं है, हक तो उनका बनता है जी, ये भी हमें देखना चाहिए। जो होम सेक्रेटरी साहब की एक्सप्लेनेशन के बाद मेरा ख्याल है अब हमें, लेकिन होम सेक्रेटरी साहब तो एक और बात भी कर रहे हैं ना क्या कि उन पे एक्सपेंडिचर जो है कुछ एग्जाम्पल, हाँ जी वो फिक्स करें। तो सर ये पैसे हम इनसे रिकवरी करेंगे तो आइंदा फिर लोग आप नहीं बिल्कुल ठहरेंगे, ये रिकवरी होनी चाहिए। एक्सपेंडिचर भी फिक्स करें और उनको घर खाली करने का भी कहें, और उनके जो उधर जिनकी ट्रांसफ़र हुई है उधर वो उनको इमीडिएट तौर पे उधर आना चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी। उपाड़ा में ऑलरेडी जेल है, अगर किसी को बैरक चाहिए तो वहाँ मुहैया की जा सकती जी। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 30 है, पैरा इज 9.4.5.8, ऑक्शन मनी ऑफ कैंटीन 88.2 million not deposited into treasury। सर ये कैंटीन की ऑक्शन हुई थी और उसका पैसा जो है ना प्रिजन फाउंडेशन में रख लिया गया था। और सर ये प्रिजन फाउंडेशन का बताता हूँ कि प्रिजन फाउंडेशन का भी अभी तक ऑडिट नहीं करवाया है, बावजूद इसके 2014 में PSC का बड़ा वाज़ेह ऑर्डर था कि प्रिजन फाउंडेशन का ऑडिट कराया जाए। आज 11 साल हो गए हैं, उसका ऑडिट नहीं करवा रहे, और उसके साथ साथ जो भी पैसा होता है कैंटीन फंड का वो प्रिजन फाउंडेशन में पड़ा हुआ है। सर अगर आप आइन को देखें तो आइन का आर्टिकल भी बड़ा क्लियर है सर, 118 के जहाँ जितने भी पैसा अर्न होगा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दैट शुड बी डिपॉजिटेड इन द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड।
ये जो है ना जी, इसमें तमाम मेंबर्स की भी राय ज़रूर जिस तरह चाहिए है, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये कई डिपार्टमेंट्स जो हैं जो अपने आप को ऑडिट से समझते हैं कि हम अपना ऑडिट खुद करेंगे, यानी उनकी अपनी ऑडिट की एक टीम आती है जो मुझे इसमें समझ है या जो वो ऑडिटर जनरल से नहीं करवाते। तो इसमें अब ये है कि पहले तो राय सब अपनी दें, क्योंकि ये 2014 से पेंडिंग है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म के फैसले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फिर तो यही है कि डायरेक्शन पास करके हम बैठ जाएंगे, हमारा एक आर्बिट्रेटर का रोल रह जाएगा, बाकी तो नहीं होगा। इसमें हमें कोई ना कोई अब एक कंक्रीट डिसीजन करना चाहिए, चाहे जो भी हो। बेशक दो पार्टीज़ को बुला के, मैं समझता हूँ कि एक पार्टी लॉ सेक्रेटरी है, वो आ जाएं, ऑडिट हों, या जो मुतलका महकमा है वो, क्योंकि ये सिर्फ एक महकमे की बात नहीं है। एक प्रेसिडेंट सेट होगा तो आगे काम चलेगा सर, मेरी तो ये है। सर इसमें ये गुजारिश है जी कि जहाँ भी कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट के सोर्सेज कोई भी इस्तेमाल करेगा किसी भी तरीके से, तो वो ऑडिटेबल है। हाँ जी। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल के पेट्रोल पंप लगाते हैं कोई इदारा, नीचे जो ज़मीन है वो सरकार की है और गवर्नमेंट की है, जब वो वहाँ से कोई भी प्रॉफिट हासिल करेगा या उसको इस्तेमाल करेगा तो वो ऑडिटेबल होगा, और उसको ऑडिट उसका होना चाहिए, इसलिए कि उसकी बेस जो है या उसकी बुनियाद जो है वो सरकारी सोर्स पे है, सरकारी चीज़ है वो इस्तेमाल कर रहा है। सर आपकी इजाज़त से सर इसमें मैं गुजारिश भी करूँगा कि पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर पीएसी की डायरेक्शन पे अमल दरामद नहीं होता तो खुदारा फिर हमें इस ऑनरेबल हाउस को बैठना नहीं चाहिए। तो इसमें मैं सेकंड करूँगा चेयरपर्सन की बात को कि इस पे हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि आइंदा पीएसी की डायरेक्शन पे अमल दरामद हो। थैंक यू। अच्छा सर, इसमें रिक्वेस्ट ये है सर, मैं एक अर्ज मैं पहले कर दूं, ये आपका नहीं है मामला, ये जितने भी महकमे हैं, तो पहले भी एक आध हमारे पास इस किस्म का केस आया है कि जो ऑडिट खुद अपने ऑडिट कंपनी से करवाते हैं। तो ये हम ये चाहते हैं, क्योंकि 2014 में अगर ये डायरेक्शन पास हो चुकी है तो आज दिन तक इस पे अमल दरामद की नहीं हुई है। इसका मतलब है कि पीएससी जो है वो एक आर्बिट्रेशन कमेटी है, कोई हम इधर बैठते हैं, हमने कोई डायरेक्शन देनी है, किसी की मर्जी है वो माने, किसी की मर्जी है ना माने। ये मैं पर्टिकुलर आपके लिए नहीं कह रहा, मैं ये टोटल एक जो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी महकमे ऐसे हैं जो कि ऑडिटेबल नहीं अपने आप को समझते विद इन जो उनके डिपार्टमेंट जो होते हैं। मैंने पहले भी देखा और मैंने ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर भी पढ़े हैं, और इसमें तो ये है फिर हमारा वो काम ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम ये काम एक पैरे सेटल्ड हो के जो बन के आते हैं उन्हीं पे फिर हम काम करेंगे, जिन पे हमारा जो सरकार का जो एक है कि सरकार ऑडिट करे, उस पर अगर ऑडिट नहीं कर सकती तो फिर तो ये चीज़ें मुझे नहीं ख्याल कि ये वक्त ज़ाया करने की बात। सेक्रेटरी साहब की राय लेनी चाहिए जी। जी सर मैं तो सर इसमें जो फाउंडेशन है सर, ये मैंने अभी आपको सर आई जी साहब बताते भी हैं कि ये जो सोसाइटीज़ एक्ट है उसके तहत ये रजिस्टर्ड है, और इस पे ये वाला जो फाउंडेशन का पैसा है सर, कोई कैदी फौत हो जाता है उसको उसकी तदफीन करानी है, किसी गरीब कैदी को कोई जो है ना वकील नहीं मिल रहा उसको हमने वकील लेके देना है, या कोई और जो वेलफेयर के मामलात हैं प्रिजनर्स के भी, और जो हमारे वहाँ पे मुलाजमीन हैं, ये प्योरली उनके डोमेन में हम ये पैसा खर्च करते हैं। मैंने इसकी 2-3 मीटिंग्स की हैं, और इसमें सर बड़े ही अच्छे जो NGOs हैं, जिस तरह सिलानी है, ईदी है, इस तरह के लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि इसके बोर्ड के मेंबर्स हैं, और एक रुपए का हम इसमें जो है ना हम हिसाब किताब रखते हैं और बड़ी दयानतदारी के साथ उसको हम खर्च करते हैं। एक तो ये कैंटीन वाला सर हमने गिव अवे कर दिया हुआ है, अभी हमने तमाम यूटिलिटी स्टोर्स
के हवाले कर दिया, पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले कर दिया। वो भी गवर्नमेंट बंद कर रही है उसको, तो हो सकता है मैं दोबारा इस मोड में आना पड़े, क्योंकि वो वहाँ पे सामान नहीं मिल रहा मैंने जो भी विजिट्स किए हैं। साहब आप इनका ज़रा एक्सप्लेन करें। मैं करता हूँ सर। इसमें गुजारिश ये है कि ये सर 2013 में सर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ये प्रिजन फाउंडेशन जो है वो रजिस्टर हुई थी, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया था, और इसके सर बाई लाज बने थे, और उस बाई लाज के मुताबिक इसकी जो एग्जेक्टिव बॉडी बनी हुई है, इसमें वॉलंटियर मेंबर भी हैं, गवर्नमेंट के एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हैं, हर रैंक का बंदा जो है वो इसको कवर करता है। बेसिकली इसका पर्पस था प्रिजनर एंड स्टाफ की वेलफेयर का सर, और इसमें सर कंट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे तमाम मुलाजम हैं पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट के मंथली बेसिस पे। और पहले ये था कि जो कंटीन का जो ये रेंट का जो इशू आ रहा है सर, इसमें ये हुआ था कि जो उस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बाकायदा सोसाइटीज़ एक्ट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ था, उसके तहत लीज पर जगह ली गई प्रिजन की ही, और उसका रेंट जो है हर महीने बाकायदा गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाया जाता है। जो कंटीन के सर किराए आते थे वो इसमें फिर कंटीनें ऑक्शन होती थी और जमा होते थे, और ये इस तरीके से सारा ये सिलसिला चलता था। अभी सर कंटीनें भी 2 साल हो गए हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, और अभी ये यूटिलिटी स्टोर जिस तरह होम सेक्रेटरी साहब फरमा रहे थे वो ये सारा सिस्टम चला रहे हैं। और दूसरा सर इसी तरह के पैरे जो हैं ये PAC 2 ने जो हमारी पिछली मीटिंग हुई है उसमें सेटल भी किए हैं सर। तो इसलिए सर ये है कि इसका जो एक्सटर्नल ऑडिट है गवर्नमेंट एक्सचेकर से कोई पैसा जो है वो नहीं लिया जाता, तो और बाकायदा इश्तिहार दे के हम जो है ना इसका ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से करवाते हैं हर साल, जिसकी हमारे पास पूरी जो तफसील होती है मौजूद है। और इसमें एक पेंसिल भी जो है कोई बंदा इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकता जब तक एग्जेक्टिव बॉडी जो है इसकी अप्रूवल नहीं देती। तो ये सर इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी फाइंडिंग दे दे जी। लगता है कि PAC 2 ने सेक्रेटरी लॉ को इनवाइट किया था इस मैटर। सेक्रेटरी साहब मेरी एक गुजारिश सुन लें, उसके बाद ये जो वेलफेयर फंड है आपका, जो मुलाजमीन तनख्वाहों में से देते हैं, जब उनके घर में तनख्वाह चली जाती है उस वक्त वो कंट्रीब्यूट करते हैं या आपकी उनकी तनख्वाहों में से डिटेक्ट करते हैं? नहीं सर, वो खुद जमा करवाते हैं। नहीं, तनख्वाह ड्रा करके? जी सर, तनख्वाह में से नहीं काटते। सही। अगर नहीं, अगर तनख्वाह लेने से पहले ड्रा करते हैं तो फिर तो वो सरकार का पैसा बनेगा। वो तनख्वाह निकाल के तो फिर उसके में कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर वो उनका अपना पैसा बनेगा। सर मेंबरशिप भी वॉलंटरी है, जो लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहता ना ले, बेनिफिट भी उसको मिलेंगे जो मेंबर होगा। तो ये तनख्वाह से नहीं हम काटते। सर ऐसा है कि PAC 2 ने भी सर ये मैटर टेकअप किया था कि ये 8-10 अदारे हैं जो ऑडिट नहीं करवाते थे, तो सेक्रेटरी लॉ को इनवाइट किया था, उन्होंने ब्रीफिंग की आके, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि ये ऑडिट करवाएंगे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से। फिर PAC 2 ने ये फैसला किया कि इन तमाम अदारों को भी हम मौका देंगे कि वो अपनी ब्रीफिंग आके हमें दें और उस पर हम फैसला करेंगे। सर वो ब्रीफिंग ज़रा पेंडिंग है, जब वो हो जाएगी तो उस पर फिर डिसीजन होना है। लॉ मिनिस्ट्री ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान इनका ऑडिट करेंगे, और मतलब है ये अंडर द एम्बिट ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट आता है। सेक्रेटरी लॉ खुद कह के यहाँ ब्रीफिंग में गए थे। सर इसमें 2 बातें आ रही हैं सर, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, मैं बात आप पे नहीं है, मैंने पहले आपको ये कहा है कि ये एक हमारी डायरेक्शन एक PAC की पास हो चुकी है 2014 में। आप 2014 में बता रहे थे ना ऑडिट? जी सर, 2014 में आपके पास मिनट्स पड़े हुए हैं सर, मैंने भिजवाए हैं। हाँ जी, उसमें डायरेक्शन आई थी। 2014 में ये हुई, उसके बाद फाइनेंस ने ये कहा है। अब इसमें पहली बात तो ये है कि अगर 2014 में एक PAC ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट, डायरेक्ट उसके अगेंस्ट तो हम नहीं कर सकते ना जी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर PAC 2 ने एक डिसीजन लिया है तो हम भी इस डिसीजन को उसी के साथ अटैच कर देते हैं। इसका बेहतरीन हल यही है। अगर उन्होंने आपका 2014 की उसके बावजूद उन्होंने पास किया हुआ है तो हम उनका डिसीजन मंगवा लेंगे, उनको देख के हम भी उसी, क्योंकि अब हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि 2 PAC, एक ने एक ऑर्डर वाजे पास किया और दूसरा आप ब्रीफिंग पे हैं तो हम इधर से कोई ऑर्डर पास कर दें,
तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब वैसे भी नहीं। सर इसमें ये गुजारिश है कि ये 89 से सर ये सिलसिला चल रहा है और इसमें बेशुमार पैरे जो हैं वो सेटल हो चुके हैं ऑलरेडी, उसका रिकॉर्ड भी हम पेश कर रहे हैं। सर हो चुके हैं तो कोई हमें भी देखिए, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने बताया है ना कि जो इसका पर्पज़ है वो बिल्कुल महकमे का बहुत एक अच्छा इकदाम है और इसमें हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। यो कैदियों की भलाई के लिए होता है, सारा कुछ है। लेकिन हमारे आड़े दो चीज़ें आ रही हैं। एक अभी PAC 2 ने, अगर उन्होंने जिस तरह फाइनेंस कह रहा है कि इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ब्रीफिंग मांगी है, क्योंकि आपका मेरे ख्याल में सिर्फ सेक्रेटरी लॉ नहीं है, आप भी हो, सेक्रेटरी लॉ भी हो, ये सारे बैठ के इसको ब्रीफिंग दें, PACs भी हों, तो सर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी होना चाहिए होना चाहिए इसमें। तो इसमें ये चीज़ आती है आड़े। और बाकी इनिशिएटिव आपका ठीक है, हम इसमें नहीं कोई बहस कर रहे कि इस पर कोई पैसे गलत लगे हैं या आपके जो इनिशिएटिव हैं इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और सर जो इंस्टेंट इशू है वो खत्म हो चुका है, कंटिन्यू वैसे ही अब अबॉलिश सर ये सामने आ सर जाएगा ना इसमें जी। सर मेरी एक गुजारिश है। जी जी पहली तो ये बात है कि आप इतनी बड़ी हायर कंपनी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको इनवाइट करते हैं और उनके से ऑडिट करवाते हैं, तो ये बात अच्छी है। आप रिलेक्टेंट क्यों हैं सर? हम रिलेक्टेंट नहीं हैं सरकारी ऑडिट से। सर आप डायरेक्शन दें, हम रिलेक्टेंट नहीं हैं। एक क्वेश्चन है कि भाई दूसरी बात जो है कि ये जो PAC है इसकी मुख्तलिफ राय भी हो सकती है हमारी अपनी, क्योंकि दो जज बैठते हैं एक ही केस में, एक अदालत कुछ फैसला देती है, दूसरी कुछ अदालत फैसला देती है। डेफिनेटली हमें उनके फैसले का भी ऑनर होगा, लेकिन हमारी अपनी राय भी है, किसी मैटर पे हम अपनी राय भी मुख्तलिफ रख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें सामने आए कि एक महकमे से मेरी ये सवाल है कि बड़ी बड़ी हायर कंपनीज वो हायर करते हैं, उनको फीसें बड़ी ज़्यादा देती होंगी, उनसे ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट जर्नल से जो गवर्नमेंट का है उससे ये रिलेक्टेंट क्यों है, इसको इसके लिए उनकी क्या राय होगी? सर रिलेक्टेंट नहीं है, जो बाई लॉज पास हुए हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव किए हैं उसके मुताबिक ही सर हम कर रहे हैं, रिलेक्टेंट नहीं है। सर वो हम ये जो PAC है या ऑडिट वाले, हम उसके पाबंद नहीं हैं। हमने देखना है कि आया ये अमाउंट जो इतनी इकट्ठी होती है ये आप बेहतरीन उसका इस्तेमाल करते होंगे, कोई शक नहीं, हमें उम्मीद भी है और होगा भी ऐसे। लेकिन उसको अगर सरकारी तौर पे उसका ऑडिट किया जाए, जो मैं ये समझता हूँ कि फिर एक रेगुलर आ जाएगी सिस्टम कि जो भी खर्चा होगा उसको एक किसी अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं खर्च कर सकेगा, कोई एक लाहे अमल तैयार करना होगा, जिससे मैंने पुलिस वालों को भी देखा है वो भी रिलेक्टेंट हैं, बाकी इदारे भी इस तरह के ऑडिट से रिलेक्टेंट हैं कि जैसे कोई भी हेड है जो उसको हेड कर रहा है उसकी मर्ज़ी है कि मुझे वो 10 रुपए दे, दूसरे को 10,000 दे, उसमें थोड़ा तफरीक होगी जिसके लिए अमूमन ये रिलेक्टेंट होते हैं। सर मैं इसमें गुजारिश करूँ सर, इसमें एक तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है सर वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से है, दूसरा ज़मीन का जिस तरह बताया कि जी वो ज़मीन लीज़ पे लेके हमने उसको ओपन ऑक्शन किया ताकि उससे हम पैसे कमाएं। पैसे कमाना इसमें एक पर्पज़ है हमारा, क्योंकि उस पैसे को हमने कहाँ लगाना है सर? वेलफेयर पे लगाना है सर। अगर उसमें हम पैसे नहीं कमाएंगे तो हम वेलफेयर पे नहीं लगा सकते हैं सर उसको। अभी सर पिछले 3-4 महीनों में हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, 44 जेल्स हैं, हर जेल में अभी 95% जो हमारे कैदी हैं वो सारे अंडर मैट्रिक हैं। 95% जो हमारे कैदी हैं सर वो सारे गरीब हैं, दे आर बिलो पॉवर्टी लेवल सर। ये बाहर जाते हैं, इनके पास चोरी चिकारी करने के अलावा कोई काम नहीं है। अब हम उनको बावर्ची बना रहे हैं, नाई बना रहे हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक बना रहे हैं, उनको टेलर बना रहे हैं, उनको ब्यूटिशियंस बना रहे हैं, उनको हमने वो चीज़ें, उनको वेटर बना रहे हैं, उनको हम कुक बना रहे हैं, उनको हम टाइलें बनानी सिखा रहे हैं। ये तमाम जो है ना सर, इन तमाम के लिए मुझे पैसे चाहिए। अब इसके लिए मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे नहीं देता। अब वो पैसे कहाँ से मैंने अरेंज करने हैं सर? वहाँ यहीं से करता हूँ, क्योंकि ये 3-4 अरब रुपए पड़े हैं जिनका हम कैपिटल को हाथ नहीं लगाते हैं। जो सूद का या इंटरेस्ट का जो पैसा आता है उससे हम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट
कि यहाँ पे ये रिसोर्स है तो मैं अब प्रो बोनो जो है सर, हमें कोई वकील आके गरीब लोगों के लिए वकालत नहीं करता सर। अभी हमने 50 वकील रखे हुए हैं जो जाके वहाँ पे उनके केसेस लड़ते हैं, पैसे हम उनको देते हैं 3,000 रुपये पर पेशी गरीबों का, वो हम इसी फाउंडेशन के पैसों से देते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट इनका ये बिल्कुल रेगुलरली कर रहे हैं, और जो बोर्ड के अगर आप मेम्बरान देखें सर, बड़ी दयानतदार लोग हैं, और हम 1-1 रुपये का इसका हम ख्याल रखते हैं। ये नहीं है कि हम वहाँ पे इन पैसों को हम कहीं खर्चियों में खर्चियों में लगा रहे हैं। ये सोसाइटीज़ एक्ट के और सर जिसने ये रजिस्ट्रेशन की है सोसाइटीज एक्ट के तहत डिपार्टमेंट ने, वो इसका ऑडिट नहीं कर सकता। एक्सक्यूज़ मी, गुजारिश ये है, आपने कहा बहुत ऑनेस्ट लोग हैं जो इसको देखते हैं, क्या आपके ख्याल में ये ऑडिट वाले जो हमारे पास हैं ये इतने ऑनेस्ट आदमी नहीं सर? इनका सर देखिए, मेरी बात सुन लो जी मैंगल साहब, गुजारिश ये है कि ये एक सरकारी एंटिटी है, इसके अंदर जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुक बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप लॉ मिनिस्ट्री भी कह रही है कि ये ऑडिट डिपार्टमेंट के एम्बिट में आता है, अब आप इसे ऑडिट डिपार्टमेंट से अलहदा रखना चाहते हैं। सर मैंने ये नहीं कहा, मेरी गुजारिश, मैंने ये नहीं कहा सर। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर लॉ डिपार्टमेंट और फिनांस डिपार्टमेंट इस बात पर मुत्फिक हैं कि ये ऑडिट जो है सरकारी तौर पे होना चाहिए, तो इस पे डिपार्टमेंट को क्या इतराज़? सर हमें कोई इतराज़ नहीं है सर। हाँ तो बस ठीक है, हमारे तो ये ख़त्म हो गया मामला। ऐसी है सर। हाँ तो अब इसको जो है, जो रूलिंग दी हुई है 2014 के अंदर पीएससी ने, तो फिर वो अब स्टैंड करती है, तो इसके मुताबिक जितनी भी आपकी ये बॉडीज हैं वो अपना ऑडिट, मैं इसमें एक अपना ऑडिट लेके आया करें। आपके जितने भी स्टैचूज हैं, ये जो भी है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन से वो रूल तो नहीं ना करते, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है ना जी, तो उसमें तो ये बता दिया गया है कि जो ऑडिट है वो हर किस्म का ऑडिट करवाने की, जिसमें भी आपकी सरकार की कोई चीज़ इस्तेमाल होती है, वो ऑडिट करवाने के पाबंद हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो तो निवानी साहब का जो क्वेश्चन था, मेरे ख्याल में वो अभी तक उधर ही है। हमें ये तो कोई शक ही नहीं है कि काम आपका, काम पे तो मेरे ख्याल में किसी ने इतराज़ नहीं किया, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि ये हर महकमे के लिए ये चीज़ आड़े आ रही है कि कई जगह पे, जिस तरह मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स ने ये बात की कि पुलिस के डिपार्टमेंट में भी यही बात है कि वो भी ऑडिट नहीं करवाते अपना। सर इसमें हेल्थ फाउंडेशन है, इसमें एजुकेशन फाउंडेशन है, किसी फाउंडेशन का भी सर गुजारिश करूंगा मैंगल साहब, ये सिर्फ प्रिजन डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, ये इशू तमाम डिपार्टमेंट्स का है। आप डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, अब वहाँ पे डीपीएस बने हुए हैं, गवर्नमेंट की लैंड है, एक्सचेकर से पैसा जाता है वहाँ पे, और वो भी अपना ऑडिट यहाँ नहीं करवाना चाहते, उनका भी इंटरनल ऑडिट है। मकसद है क्यों नहीं करवाना चाहते, जब एक सरकार की ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार के ऑफिसर उसके हेड हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसका ऑडिट क्यों नहीं यहाँ होता? ऑडिट होना चाहिए, और यही मेरा ख्याल है स्पिरिट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी, कि जो ऑडिट डिपार्टमेंट सरकारी है उससे ऑडिट होना चाहिए। ये सिर्फ स्पेसिफिकली आपके रिलेटेड नहीं है, ये हम अक्रॉस द बोर्ड इस पे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपना रिकॉर्ड लेके आएँ और आगे यहाँ से ऑडिट कराया करें। इसके लिए तो फिर यही है कि जी चेयरमैन साहब इस एजेंडे को देखते हुए अगर कोई फैसला करते हैं तो उस फैसले पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नहीं, फैसला तो हो गया है ना जी, हम तो 2014 की जो पीएससी का फैसला है और जो 2000 अभी पीएससी 2 ने किया है, हम ये नहीं कि हम कोई फैसला उनको देख के कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने एक ब्रीफिंग, हम भी उसी कोई हम शायद जॉइंट सेशन कर लें, उनके साथ हम बात कर लेंगे। पहले भी हमारा ये प्लान था कि हम एक जॉइंट सेशन भी करेंगे, तो उसके लिए ये चूँकि बड़ा एक अहम मसला है और मुख्तलिफ महकमों का ये मसला है, तो उसके लिए ये एक ब्रीफिंग ज़रूर होनी चाहिए जिसमें लॉ सेक्रेटरी, ऑडिट, जिस तरह आप कह रहे हैं कोऑपरेटिव वाले सब, ये आके एक ब्रीफिंग दें, और यही इस पीएससी का ये रूलिंग है जी इसमें। जी बिल्कुल ठीक है सर। सर हम इसको इसी तरह रखते हैं कि ऑलरेडी ये मामला एक पीएससी के सामने डिस्कस हुआ है और उन्होंने इसको
इसके ऊपर एक ब्रीफिंग सजेस्ट की हुई है, तो अब उनका भी डिसीजन आने दें, फिर हम उसमें कंट्रीब्यूट कर लेंगे। कंट्रीब्यूट कर जी बिल्कुल। सर इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह सर आपने बात की है कि आईन पाकिस्तान की, तो सर हामिद मीर केस में ना लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ने इसके आइन की इंटरप्रिटेशन कर दी थी 18वीं तरमीम की, आर्टिकल 170 सब आर्टिकल 2 की, जिसमें उन्होंने कहा था जिस अदारे में भी सीड मनी इन्वॉल्व हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसका ऑडिट ऑरिजिनल पाकिस्तान करेगा। इसी के तनाजुर में सर जितनी कंपनीज थी पंजाब की, ये ऑडिट नहीं करवाती थी पहले। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे लिस्ट मांगी थी 50 कंपनियों की, अब तमाम की तमाम कंपनियां ऑडिट करवा रही हैं सर। इवन सर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की आईजी साहब ने बात की, वो भी ऑडिट करवा रहे हैं सर। ठीक है जी। कौन ऑडिट करवा रहे हैं? सर ये जितनी कंपनीज थी पंजाब की पहले ऑडिट नहीं करवाती थी, तो वो ऑडिट करवा रहे हैं। जिसमें तो आ गई हैं उसमें। जी जी, पंजाब एजुकेशन पेफ के अदारा है, वो भी ऑडिट करवा रहा है सर। आईजी जो पुलिस वाले वेलफेयर, जी पुलिस वेलफेयर फंड वाले नहीं ऑडिट करवा रहे हैं सर, प्रिजन फंड वाले भी नहीं करवा रहे, और 3-4 अदारे ऐसे हैं। जब देख लेंगे ना, ब्रीफिंग हम भी हो सकता है जॉइंट सेशन कर लें हम। आपने जो अलग-अलग, हाँ जी हम अलहदा करेंगे, अलहदा कर लेंगे, अलहदा कर लेंगे जी, हमारे मेंबर्स की राय है तो अलहदा कर लेंगे, और उसी को हम भी एक ब्रीफिंग में लेके आ जाएंगे। और ये तमाम डिपार्टमेंट्स की जी, हाँ जी तमाम डिपार्टमेंट्स। सर नेक्स्ट है पेज नंबर 32 है सर, 9.4.2.4, ये पैरा भी सर कोट लखपत जेल का है सर। ये सर वही डाइटरी चार्जेस के हवाले से है जो पिछले आपने डिस्कस हमने कर चुके हैं सेंट्रल जेल मुल्तान के हवाले से। 59 रुपीज़ डाइटरी चार्जेस से, और इन्होंने 115 रुपये लगाए थे सर। तो मेरा सर सेम डायरेक्शन आ जाएगी इसमें भी। दायर है जी इसमें तो कैदियों का मामला जी। वैसे ये है कि 237 आपने कल बताए थे ना पर हेड, इस वक्त जो चल रहे हैं सर। जी सर। अच्छा वो भी मैंने तो इधर तो उस वक्त जल्दी में ज़रा ठीक है जी, हम क्योंकि 59 से पहुंचे 237 पे, तो एक एक्साइटमेंट थी भी चलो, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा तो नहीं है। एक बार 3 टाइम का आईजी साहब आपने देना है सर। ये सिर्फ रा राशन है सर, जिस तरह के आटा है, दाल है, मिर्च है, हल्दी है, नमक है, चीनी है, सिर्फ रा राशन है। बाकी जो कुकिंग चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या गैस के हैं या फ्यूल के हैं या लेबर के हैं, वो इसमें शामिल नहीं। सर नहीं सर, ये भी ज़्यादा नहीं है, बेशक हो जाए। नहीं सर, 237 रुपए तो कुछ भी नहीं है, तीन टाइम का खाना है। आईजी साहब इसका जरा मेन्यू प्रोवाइड कर सकते हैं? जी मेन्यू है सर। हाँ मेन्यू जरा प्रोवाइड कर। मेन्यू है नुमाइन साहब, मे बी बार का मेरा ये कोई इस पे तो साहब बता सकते हैं कि इन पैसों से उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, जब मियां साहब ने कहा भाई दाल इन्होंने कल 3 दफा दाल का नाम लिया मियां साहब। मैं तो 10 दिन रहा हूँ सर। दाल का कल्चर ये लेकिन 2004 की बात है। दाल का कल्चर 2012 उस में वक्त तो दाल ही चलती थी। 2012 में सर ये खत्म हुआ था। मुर्ग भी आ गया है, वो मेरा ख्याल है दाल से सस्ता है मुर्ग आजकल तो दाल से सस्ता है। तो ये जरा उसका मेन्यू अगर आप यहाँ पे बता दें। किधर है बट्टू साहब? मियां साहब दाल प्योर होती है, मुर्ग दे विच रौला पै सकता है। उधर देख आएगा। ठीक कल मियां साहब ने 3 दफा दाल का नाम लिया, दाल दाल दाल। सर ये दाल का कल्चर सर 2012 के बाद जेलों में ख़त्म हो चुका है। अभी दाल ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन ये मतलब 25 to 30%। काइंडली आपके कुछ सबॉर्डिनेट जो है ये हाउस को प्राइस कर देंगे प्लीज। जी सर। ये इसका जी सर। ये मियां साहब लंगर दी दाल मज़ेदार हुंदी है, कैसी रही जेल दी? अच्छा जी मैं कर देता हूँ। आपका कुछ सबॉर्डिनेट कर। जी जी कर देता हूँ। एजाज साहब, मीनो आपका देखने के बाद काफी लोगों का दिल करे कि जेल में जाना है। सर ये हुआ ये था, मैं सिर्फ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। ये 33 रुपये पर हेड थे सर 2012 में, तो हमने डाइट मेन्यू इम्प्रूवमेंट के लिए भेजा। तो उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा, उन्होंने वापस कर दिया। हमने 50 उस वक्त 43 या 45 करके भेजा, तो उन्होंने कहा नहीं इसको और इम्प्रूव करके लाएं। फिर ये 59 पे उस वक्त ये सेटल हुआ सर 2012 में, और उसके बाद ये 2-3 दफ़ा रिवाइज भी हो चुका है। उसके बाद जो है जब परवेज़
इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया। जी किया उन्होंने तो बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो दी। वो खुद कहते थे कि मैं जेल में रहा हूँ, मैं वहाँ की हालत देखी है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बेहतर किया जाए। ये चेयरमैन हमारे विद द परमिशन ऑफ द चेयर, हमारे चेयरमैन साहब बड़े कंसर्न्ड है इस इशू पे, क्योंकि आजकल वो मेरा ख्याल है मेहमान है जेल के, इनके काफ़ी दोस्त कोई पता नहीं, हम भी कल को आपके मेहमान बन जाएं, इसलिए ज़रा हमें पढ़ के बता दिया जाए ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। मियां साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ सर, ये वीकली बेसिस पे सर मेन्यू तमाम पंजाब प्रिजन्स का एक ही है सर पंजाब के अंदर। उसमें सर 3 टाइम का खाना है। सुबह नाश्ता हम सर्व करते हैं, नाश्ते में सर रोटी चाय, और बाकी जो 7 दिन है वो उसको डिवाइड किया है। मतलब मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन आलू की भुजिया देते हैं, मंगल को सफ़ेद चने हैं, बुध वाले दिन काले चने हैं, फिर जुमेरात को आलू की भुजिया है, जुमे को फिर चने हैं, हफ्ते को हैं, और संडे को साथ रोटी चाय और हलवा देते हैं हम नाश्ते में। दोपहर का खाना सर इसी तरह चिकन और वाइट चने हैं, साथ रोटी है मंडे वाले दिन, मंगल वाले दिन खाली दाल चना है दोपहर वाले दिन, और शाम को मंगल को हम चिकन देते हैं, चिकन और रोटी। अगर दोपहर को चने खाली रोटी के साथ हैं तो शाम में चिकन दे रहे हैं। बुध वाले दिन दोपहर में हम दाल माश और रोटी दे रहे हैं बुध वाले दिन दोपहर को, और इसी तरह बुध की शाम को जो खाना है वो चिकन आलू और रोटी दे रहे हैं। जुमेरात को दोपहर में चिकन और शाम में सब्ज़ी है, जुमे को दोपहर में चने और शाम को चिकन है। सैटरडे हफ्ते वाले दिन दोपहर को सब्ज़ी है और शाम को चिकन है, और इतवार को दाल मिक्स जो है, दाल मूंग और दाल मसूर, वो दोपहर में और शाम को लोबिया दे रहे हैं। 7 डेज़ के अंदर सर 6 डेज़ जो हैं, 6 दिन वो 1 टाइम मील जो है दोपहर या शाम में वो हम चिकन दे रहे हैं, बाकी जो है वो दाल और ईद को क्या देते हैं? ईद पर क्या देते हैं? ईद पे स्पेशल खाना होता है। ईद पे चिकन पुलाव सर्व करते हैं, साथ चिकन करी सर्व करते हैं, और साथ सूजी का हलवा सर्व। माह रमज़ान में अब क्या कर रहे हैं आजकल? क्या माह रमज़ान में अभी 30 ग्राम जो है वो खजूरें देते हैं, 5 से 6 खजूरें एक प्रिजनर के लिए। 100 ग्राम का समोसा जो है वो जेल के अंदर ही तैयार करवा के हाइजेनिक कंडीशन के अंदर हम रॉ मटेरियल बाहर से दे रहे हैं, वो सर्व कर रहे हैं। साथ हम दूध और शरबत मिक्स करके वो सर्व कर रहे हैं। और कुछ स्टेशंस पे ज़ाती तौर पे हम शक्ति साहब की एफर्ट से अभी जैसे लाहौर के अंदर हम मुहैया हज़रात के तावन से मटन करी एक दिन और दूसरे दिन चिकन और तीसरे दिन हम मटन बिरयानी सर्व कर रहे हैं लाहौर की दोनों जेलों में पूरे महीने के लिए आखिरी रमज़ान तक। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत इम्प्रूवमेंट है पहले से बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सर 31 जेलों में जो मदीना फाउंडेशन है वो डेली अफ्तारी दे रही है तकरीबन 35,000 बंदे को। नहीं सर, इसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बातें माशाल्लाह की हैं इन्होंने, मेरे ख्याल में ये 30 ग्राम खजूर जो वज़न है ना जी, 5 से 6 खजूरें हैं, वो एक प्रिजनर को हम डेली दे रहे हैं अफ्तारी के टाइम पे। मतलब माह रमज़ान में जब जी माह रमज़ान में पहले आम डेज में भी देते नहीं सर, रमज़ान के अंदर अफ्तारी के टाइम पे शरबत और दूध मिक्स है, खजूरें हैं, समोसे हैं, और साथ में जो एफर्ट करके जो बाहर से सिविल सोसाइटी के तावन से जो खाना है वो जैसे अभी हम लाहौर की दोनों जेल के अंदर एक दिन मटन दे रहे हैं, एक दिन चिकन दे रहे हैं, और दूसरे दिन फिर मटन वाले चावल दे रहे हैं। वो शक्की साहब ने स्पेशली बाहर से अरेंज करवाया दोनों जेलों पे। बाकी जो पंजाब की जेलें हैं बाहर से लोग भी तो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जी सारा वो खुद दे रहे हैं सर बाहर से। और दोनों जेलों पे सर तकरीबन कोई 12,000 बंदा है जिसकी वो डेली लाहौर में और कसूर में भी, कसूर में कोई और पार्टी है वो भी डेली खाना दे रही है अफ्तारी। दूसरा सर इसमें असल जो चीज़ है सर वो है रॉ मटेरियल इनपुट। सर इसमें मेरी एक
मेरी चेयर साहब जो इन्होंने बताया है मेन्यू मियाँ यावर समा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मंगवाया है मेन्यू। ये तो लगता है कि ये सब कुछ जो है ना ऐसे हवा में है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं खुद भी जा चुका हूँ जेल में, तो सर इसमें कैंडी नहीं 12 के बाद 14 के बाद की बात भी हुई थी, मियाँ साहब ने बात की है। नहीं अब तो उसे 10 साल हो गए ना, 14 वाले को ये सर मैं सर कमेटी को इनवाइट करता हूँ, आप चलें हमारे साथ। मेरा इत्तेफाक हुआ है ना, शाम मेरा को चलें, इत्तेफाक कहीं हुआ भी चलें। है आज से तकरीबन किसी भी जेल का कोई अगर मुझे सर एक मिनट के लिए होगा जो आम है उनके लिए अभी सर मैं आम की बात कर रहा हूँ। सर इसमें सर मैं चूँकि फूड अथॉरिटी में रहा हूँ 2-2.5 साल, एक तो सर 44 जेलों में हमने कंपलसरी मंथली विजिट रखवाया हुआ है फूड अथॉरिटी के ऑफिशियल्स का, और उनका एक रजिस्टर मेंटेन है सर। दूसरा सर हमने जो असल चीज़ होती है रॉ मटेरियल इनपुट के, आप इसमें ऑयल कौन सा डालते हैं, दाल कौन सी डालते हैं, मसाले कौन से डालते हैं, वो सर तमाम स्टैंडर्डाइज्ड हैं, कैटेगराइज की हुई हैं कि जी आपने ऑयल ये यूज़ करना है, मिर्चें वाले आपने ये इस्तेमाल करनी है, दालें आपने ये इस्तेमाल करनी है सर। अगर हमारे जेलों का खाना ख़राब होता तो लोग बीमार होते सर, लोगों की तबीयत ख़राब होती। वो जो बात करें 2014-12 वाली सर, अभी हालात बड़े चेंज हो गए हैं। आप जाके मैं ख़ुद जाके टेस्ट करता हूँ, खाना उनका बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों में सर मैं इनका मेन्यू चेंज करना चाह रहा था, मैं मज़ीद इस पे ऐड ऑन करना चाह रहा था। बीफ और मटन का कहते हैं कि जी उसके सप्लाईज़ के हमें इशूज़ आते हैं, क्योंकि ये जो चिकन है ये कहते हैं हम खुद ज़िबा करते हैं, बाहर से नहीं लेके आते, ज़िंदा चिकन ज़िबा करते हैं, तमाम में बाहर से सप्लाई नहीं होता सर। तो वो फिर हमने भी बैकड आउट, लेकिन इसमें अभी मैंने इनको कहा था कि हफ्ते में 1 आध दिन इनको बिरयानी और 1 आध दिन पुलाव ऐड करें इनके फॉर्मल मेन्यू में। अभी जो लोग डोनेट करते हैं वो, अब उसमें सर जो प्रेजेंट के रूल्स हैं वो 1978 के बने हुए हैं, वो सर अभी अब रिवाइज़ कर रहे हैं। उसमें अब वो इख्तियार है कैबिनेट का कि जी आप इनका मेन्यू चेंज करें, गवर्नमेंट का इख्तियार है उसको सर अभी हम लेके मैं आईजी को हम सौंपना चाह रहे हैं कि अगर वो, और वो एक और चीज़ भी है कि हर 6 महीने के बाद इस मेन्यू को चेंज करें, इस रूटीन को तोड़ें, कोई इन्हीं चीज़ों को प्ले करें या कोई डिशेस को प्ले करें और 6 महीने के बाद एक नया मेन्यू सर्व करवाएं। तो वो हम रूल्स में भी हमने डाल दिया है सर। खाना सर आपको एनी टाइम एनीबडी इज़ वेलकम, सरप्राइजिंगली आप सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, किसी टाइम भी आप अफ्तारी पे आप जाके उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह खाना ठीक लगेगा। अच्छा, रूल्स की जो आप तब्दीली की बात कर रहे हैं जी, उसमें आपकी रिकमेंडेशन क्या गई थी? सर अभी तो हम 2025 के नए रूल्स बना के, आज उसकी एक मीटिंग भी है सर रिव्यू की, उसमें सर हम इसको प्रेजेंट सेंट्रिक कर रहे हैं सर। अब जो पुराने रूल्स हैं उसमें कोड़े भी हैं सर, तो हम कोड़े निकाल रहे हैं सर उसमें से। दूसरा सर उसमें हम एक जेल जल्दी निकालें, जेल ऑम्बड्समैन सर, जेल ऑम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट सर लेके आ रहे हैं कि एक जेल ऑम्बड्समैन अंदर हो जेल के औकात के दरमियान, कि अगर ये कोई किसी का कोई ग्रीवेंस है, किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो ना हो सर। तीसरा सर मैंने कल सीसीटीवी कैमरास का कहा कि हम 100% सिवाय लेबोरेटरी के, लेट्रीन के, बाकी हम 100% जो है सर उनको हम सीसीटीवी कैमरास के अंदर सर्वेलेंस लेके आ रहे हैं। के रूल्स में सर बहुत सी चीज़ें हैं, वो 100-150 सफ़े हैं, आज हमने उसका फाइनल रिव्यू रखा हुआ है, वो इंशाल्लाह हमारे पास लेके आते हैं। उसमें ये मेन्यू वाला भी एक है, वन ऑफ दी रूल है कि जी वो हम उसको ईजी कर रहे हैं, 6 महीने के बाद स्टैगर करें और नई चीज़ें हम ऐड करें। सर हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, क्योंकि सर हमारे पास 35,000 की गुंजाइश है, इस वक्त 70,000 कैदी हमारे पास है इन जेलों में, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। वो मसला इसलिए बड़ा है कि इन्होंने 2022 में जो नारकोटिक्स का जो लॉ है उसको सख्त किया सर। पहले ये 1 किलो तक बेल होता था, अब वो शायद 100-200 ग्राम के बाद बेल नहीं होता। तो पिछले 2 सालों में 2022 से 3 सालों में 20,000 कैदी हमें मंशियात वाले हमारे पास आ गए हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, और उनकी वजह से हमें राशन भी हमारा 1.5 अरब का ख़र्चा होता था, वो 3 अरब पे चला गया सालाना। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लॉ में भी हम चेंजेस लेके आ रहे हैं कि वो जराइम जहाँ पे बंदा अगर 50 लाख जुर्माना दे के
1 साल कैद माफ़ करा सकता है तो वो पहले पैसे दे दे, कैद ना जाए। हम उस तरह की चीज़ों में भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं कि हम जेलों से जो अपना बोझ है वो पॉपुलेशन कम करें और लोगों को दूसरी तरफ लेके जाएं सर। अच्छा आईजी साहब से मैं कुछ अर्सा पहले ये इस बहस से अलहदा है कि जिन लोगों पे जुर्माना होता था और वो पे नहीं कर सकते थे, एक आपकी सरबराही में या उस वक्त लोगों से वो कंट्रीब्यूट करा के उनको रिलीज़ कराया जाता, वो सिलसिला चल रहा है? जी सर, ये ना सिर्फ चल रहा है बल्कि पहले से काफ़ी ये बेहतर हुआ है। अभी तक सर हमको 1.5 अरब रुपया जो है पिछले 10-15 सालों में जमा करवा चुके हैं और पिछले 2 सालों में 20-20 करोड़ रुपया जो है हर साल जमा हुआ है। इस साल भी रमज़ान शुरू हुआ है सर, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पंजाब में रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि कोई बंदा ऐसा ना हो जो दैयत, दमन, अर्श वगैरह में हो या जुर्माने की वजह से जेल में वो सारे रिहा हो जाए। और सर दैयत का जो रकम है वो 30 लाख से लेके 40-50 लाख कम से कम इतना एक बंदे का जो है ना वो बनता है। और 1.25 करोड़ भी हमने दिए हैं जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं 322 में सज़ा हो जाते हैं। जितने लोग मरते हैं उतने लोगों को ही पैसे देने पड़ते हैं उस बंदे को जो जेल में होता है। तो ये सर सिलसिला जारी है इंशाल्लाह। इस साल भी हम पूरी तरह डिटरमिन्ड हैं, उम्मीद है कि ये इस साल भी ये जो नशई होते हैं आपके पास आते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं? नशइयों के लिए सर हमने 17 जेलों में 20 बेडेड हॉस्पिटल बनाए हैं। अच्छा, डेडिकेटेड ड्रग हॉस्पिटल, और उसमें बाकायदा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले की है वो सारा निज़ाम उनके बाकायदा वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से पूरे इकदाम जो है ना वो सर हम कर रहे हैं। सर इनके 2 तरह के होते हैं, मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। एक है सर जो ड्रग म्यूल है, ड्रग पेडलर है जो कारोबार करता है सर, उसको तो हमने रखा हुआ है अलग सेल में सर, वो बाकी कैदियों के साथ है। दूसरा जो एक ड्रग एडिक्ट है सर, उसको सर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको हम अस्पतालों में रखते हैं ताकि उसको हम रिहैब करें और उसको हम। दूसरा सर ये जो अभी हमने ट्रेड्स, ये 75 सालों में किसी ने नहीं सोचा कि आप इनको मोटरसाइकिल मैकेनिक बनाएं, ये वेटर बनाएं, ये बावर्ची बनाएं, या नाई बनाएं। सारे गरीब हैं सर, 95% हमारे पास डाटा है, सारे हैं। इनको सर हम हुनर सिखा रहे हैं और ये 2-2, 3-3 महीने में ये सीख भी रहे हैं सर। नहीं, ये इसमें को कैटेगराइज किया हुआ है, जो चोरी वाले मुल्ज़म हैं उनको करते हैं, ये डकैतों को भी करते हैं सर। इसमें जो हमारे पास 15,000 के करीबन, जो कि 15 या 17,000 के कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं जो कि कन्विक्टेड हैं। बाकी जो सर 70-60-70% है सर वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनके मामला चल रहे हैं। रूल ये था कि आप अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को आपने मुशक्क़त नहीं लेनी उनसे, लेकिन सर हम उनको स्किल तो सिखा सकते हैं। तो वो पहले नहीं था, अभी सर हमने रूल चेंज करके हम उनको स्किल सिखा रहे हैं कि ठीक है आप बैठ के बजाय आप दिमाग आपका चलता रहे, आप आके तो नहीं बनो या बावर्ची बनो। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात जी। नेक्स्ट जी सर, इसमें क्राइटेरिया सिर्फ ये रखा है कि जो बंदे 40 से 45 साल की एज के हों और कम से कम एक्सपेक्टेड उनका स्टे जेल में 3 महीने तक हो, ताकि वो कोर्स पूरा कर सके। हमारा कम से कम मुद्दत का कोर्स 3 महीने से लेके और मैक्सिमम 6 महीने तक है। नेक्स्ट जी। और बाकायदा इनको सर सर्टिफिकेट इशू होते हैं और जो टैफ्टा के साथ हमारी 15 जेलों में चल रहे हैं वो बाकायदा सरकारी उनको पास सनद होती है, वो बाहर जाके कहीं भी काम कर सकते हैं। ये सर निमानी साहब ने अभी जो बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। हम कोई 15 से 20 करोड़ रुपए हमें अभी आई थिंक इसमें हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमें 15 से 20 करोड़ रुपए आते हैं जिसमें कोई 300-350 बंदा हम ये जिनके जुर्माने नहीं अदा कर पाते गरीब लोग हैं। अभी सर आपकी डायरेक्शन के बाद हम एक अखबार इश्तिहार भी देंगे कि जी जो कितने कैदी हैं जो गरीब हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये और ये इस काबिल नहीं है कि ये पैसे दे सकें, और जो मुखिर हज़रात हैं वो इस अकाउंट में पैसे भेजें, और उसमें जो है ना वील ट्राई कि इसकी छोटी मोटी कैंपेन भी चलाएं ताकि ज़्यादा लोग हम निकाल सकें सर। तारीफ करते हैं सर इस बात की आपकी। और जनाब अली, आपने मंशियात के हवाले से बात की कि वो 20,000 कैदी या कितने वो ज़्यादा हो गए हैं। उसमें मेरी गुजारिश ये है कि आप उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके इलाज के लिए जो इतने अरसे से जेलों में हैं, उनको मुस्तकिल हॉस्पिटल हर
वो आपने जेल में हॉस्पिटल तो हैं आपके, मगर मंशियात को छुड़ाने के लिए आप उस पर एक हार्ड वर्किंग वो काम शुरू कराएं ताकि वो जो माशरे के लिए मुसीबत हैं, घर वालों की मुसीबत, आप उनकी मंशियात छुड़ा सकें। सर इनका जहाँ तक तो एडिक्ट हैं सर, वो उनका तो सर 7 दिन तक उनका डिटॉक्स का पीरियड होता है। 7 दिन के बाद मेरी आज साहब से बात हुई थी, 2 हफ्ते के बाद वो ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उनको मिलता कुछ नहीं है तो वो एक तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन वो नॉर्मल हो जाते हैं। वो जो बाद वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ था सर कि बाहर जाके बेकारी ना बने, तो सर हम उनको हुनर सिखा रहे हैं, और हुनर भी वो जो सर बाहर सेलेबल हैं, बाहर निकलें तो उनको काम मिल जाए ना। एंड आई एम श्योर कोशिश तो कर रहे हैं कि बाहर जाके दोबारा फिर, लेकिन ये मंशियात वाला सर ये मेनेस है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसमें आप तमाम लेजिस्लेटर्स बैठे हुए हैं। पहले तो ये सारा अफ़गानिस्तान से आता था, हेरोइन है या चरस है, अभी तो ये गली मोहल्लों में बन रहा है सर। ये जो एक नई चीज़ें दरियाफ्त हुई हुई हैं, केमिकल्स हैं, बना रहे हैं, चाहे वो पिल्स समझ लें या कोई और चीज़ें समझ लें, ये इस पे जो है ना सर हमें मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, लेकिन इसमें हमें कानून साजी की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हम इसको कैसे रोकें, वरना ये तेज़ी से फैल रहा है सर। इसमें सबसे जो बेहतर काम है वो है कि इन लोगों को प्रोफेशनली ट्रेंड करना, क्योंकि मैं खुद भी रहा हूँ तो लोगों की जहाँ वहाँ फीलिंग्स जो थी वो ये थी कि हम ये जो क्रिमिनल हमारा कैरियर बन गया इसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जब वो बाहर आते थे उनके कोई चीज़ उनको नज़र नहीं आती थी। अगर आप कोई प्रोफेशनली मिसाल कोई नाई का काम सीख लेता है कोई, वो तो फिर जब बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो उस काम पे लग जाएगा। इस काम पे और ज़्यादा जितनी आप एम्फसाइज करेंगे वो और ज़्यादा बेहतर होगा। जी सर, ये अभी तमाम जेलों में सेक्रेटरी साहब ने हुक्म दिया था, तो टेलरिंग और मोटरसाइकिल मैकेनिक ये बड़े कॉमन और बड़े फेमिलियर ट्रेड हैं। ये बकर में भी हर जेल पे हम लगा रहे हैं, और ईद से पहले इंशाल्लाह वहाँ बकर में आपसे हम इनागोरेट करवाएंगे। बाकी जो हमारे मेंबरान हैं जो इन के इलाकों की जेलें हैं, ये हर जेल में ये ट्रेड होंगे। जी नेक्स्ट सर पेज नंबर 34 है सर, पैरा नंबर 9.4.10, ये भी कोड लखपत लाहौर का पैरा सर। इसमें 32 एम्प्लॉइज़ ऐसे थे सर जिनको इन्होंने टेम्प्रेरी अटैच किया था विद अदर डिपार्टमेंट्स बियॉन्ड 90 डेज़। तो सर बियॉन्ड 90 डेज अटैच करना होता है, उसकी प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, वो अभी तक नहीं ली सर। दिस इज अ पैरा। अच्छा सर, ऐसे है सर, ये जो इनकी ऑब्जर्वेशन है ना, दिस इज़ रॉन्ग। ये विद रेफरेंस हुए TADO रूल्स के। TADO रूल्स में जब आप हेडक्वार्टर चेंज करते हैं उसमें 90 डेज़ के बाद आपको फिर TADA नहीं मिलता। तो ये ऑब्जर्वेशन है ऑडिट डिपार्टमेंट की, ये इनकंसिस्टेंट नहीं है। या तो ये मुतलका हमें रूल्स दे दें, फाइनेंस डिपार्ट बैठा हुआ है, इनसे पूछ लें, ये इनकी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। फाइनेंस इसमें आप अपनी राय दें। जी सर ठीक है, वो स्पेशल सेक्रेटरी साहब सही कह रहे हैं, TADA रूल्स के मुतालिक ही है। ये तो इंतज़ामी तौर पर अगर सेक्रेटरी साहब ने कोई किसी को पोस्ट किया है, ये वो मैटर लगता है, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। नहीं, डेपुटेशन के ऑर्डर, डेपुटेशन इज डिफरेंट थिंग सर। अच्छा नहीं, लेकिन डेपुटेशन नहीं है, उसमें कोई लॉस ऑफ मनी तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, वो ये बिल्कुल भी नहीं देते उनको। तो फिर इस पैरा को बनाने का क्या मकसद? ऑडिट वाले बताया ना, ऑडिट ने क्यों बनाया है सर? पैरा इस वजह से बनाया है कि सर इनको टेम्प्रेरी अटैच किया गया बियॉन्ड 3 मंथ्स। TADA की ना तो हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जब आप टेम्प्रेरी अटैच करते हैं 3 महीने से बाद तो एक्चुअली पोस्ट ही अबॉलिश हो जाती है। अब फाइनेंस वाले खुद ही रिट्रीट कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? सर ये आप हमें मुतलका रूल दे दें, बस फिर इसे सेटल करें। तो फिर सेटल्ड है जी, सेटल्ड। जी ठीक है सर, इसमें सेटल्ड ही है। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 36 है, पैरा 9.4.2.21, नॉन रिकवरी ऑफ यूटिलिटी चार्जेस फ्रॉम द ऑक्यूपेंट्स ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंस। सर इसमें जो तरीक़ाकार है कि वो फिक्स यूटिलिटी चार्ज लिए जाते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है वो 9,000 पर मंथ देता है फिक्स चार्जेस। इनके लिए सेपरेट मीटर भी नहीं लगाया गया सर, लेकिन ये चार्जेस भी रिकवरेबल थे, और ये अमाउंट बनती है सर 7,50,000। ये अमाउंट तो रिकवर हो गई है, लेकिन ये सारी रिकवर हो गई है, लेकिन इसके साइड बाय साइड ये है कि जिस तरह आपने बताया है कि आप सेपरेट मीटर लगा रहे हैं, क्योंकि सर सेपरेट मीटर लगना चाहिए। वैसे भी ये बड़े इरीजनेबल हैं कि 9,000 रुपये पूरे मंथ के, जिसमें गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। अच्छा, रिकवरी की डेट आप बता देंगे जी? ये चूँकि ये आपका जो पैरा है ना, ये तो बना है 31/1/2020 में। जी सर, फरवरी 2023 तक रिकवरी हुई है। फरवरी 2023।
जी सर, जो अमाउंट बनाई थी ऑडिट ने वो रिकवर कर लिए सर, और उसके बाद पूरे पंजाब में हमने सर डिमांड नोटिस इशू करवा के तकरीबन 70% जेलों में मीटर लग भी चुके हैं। जहाँ पे कोई सिविल वर्क या कोई इस तरह की नई लाइनें बिछानी है वहाँ पे थोड़ा डिले है, लेकिन पैसे हमने डिमांड नोटिस जमा करवा दिए हैं। ये सारी जेलों पे इंडिपेंडेंट मीटर लग जाएंगे और उसके मुताबिक वो अपना सेपरेट मीटर लगवा लें इसके। ऐसे ही है। हाँ जी, वो लगवा लें। सेपरेट मीटर के बाद फ्लैट रेट तो नहीं होगा? नहीं जी, वो डोमेस्टिक रेट होगा। हाँ, सेपरेट मीटर लगवा दें और फिर इसको सेटल कर दें। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 39 है, पैरा नंबर 9.4.217, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1.2 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ जेल मेड आर्टिकल्स फ्रॉम अदर जेल्स। इसमें सर 9.3 मिलियन की रिकवरी रिमेनिंग है, बाकी रिकवरी हो चुकी है सर। जी सर, ये भी सर जेल टू जेल जो सप्लाईज थी उनकी पेंडिंग अमाउंट थी, वो भी बजट एलोकेट हुआ है, हमने सारे पैसे करके रिकवर तो जमा करवा दिए हैं। ये इस वक्त पूरी कंप्लायंस जो है वो ऑडिट ऑब्जर्वेशन की हो चुकी है। ये आपका जेल टू जेल का ही है ना जी? जेल टू जेल। नहीं, लेकिन इसकी ऑडिट वालों को दे देना कॉपी। जी दे दिए। हाँ जी, दे दिए। बस ठीक है, तो फिर सेटल ऑडिट डिपार्टमेंट। हाँ जी जी सर, जो बकाया रिकवरी है वो जो उन्होंने करवा दी, हमें दे दें, हम वेरीफाई कर लेते हैं। करके आप सेटल कर जी ठीक जी। अब आ जाए आगे सर, नेक्स्ट पेज है 62 सर, पेज जी 62 जी जी सर। ये है होम डिपार्टमेंट साउथ मुल्तान। आप आए हुए हैं, आप इधर आ जाए। Sir, para is 9.4.12.2, unjustified payment due to non-functioning of secretariat in full capacity, sir. ये सेक्रेटरीट जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए सर बनाया गया था उसके मुताबिक अभी तक फुली फंक्शनल नहीं है, तो इसका सर परफॉर्मेंस रिलेटेड पैरा ये साउथ मुल्तान का, साउथ पंजाब का, मुल्तान का। इसमें अगर पहले आप बता दें, आप अपना तारुफ तो करवा दें। सर मोहम्मद अतर सईद, सेक्शन ऑफिसर जनरल होम। सर वहाँ पे एडिशनल चार्ज उन्होंने मुझे दिया हुआ है, ना कोई एडिशनल सेक्रेटरी है ना कोई डिप्टी सेक्रेटरी है। साउथ पंजाब में एक सेक्शन ऑफिसर हैं सर, उनको मैंने जो दस्तयाब हैं इस वक्त बाजार में वो आ गए। नहीं सर, आप तो पूरे पंजाब के हैं माशाल्लाह, तो नहीं आप मैं खुद हाजिर हूँ सर, मैं खुद हाजिर हूँ। कोई भी ऑडिट ऑब्जेक्शन है मैं आई कैन ऑलवेज। नहीं, ये अब सेक्शन ऑफिसर बेचारे क्या करेंगे? नहीं सर, डीएस है नहीं, एएस भी नहीं है, स्पेशल सेक्रेटरी भी नहीं है। ये सेक्शन ऑफिसर तो मेरा ख्याल है अभी नए नए आए हैं, लगता है इनकी उम्र बताती है कि ये। सर ये दूर से नए लग रहे हैं, नए इतने नए नहीं है। हाँ, ये तो आप पहचान सकते हैं कि कितनी है काट इनकी। नहीं सर, सर्विस कितनी है आपकी? इनकी 17 साल सर्विस है सर। जी सर माशाल्लाह, सेहत इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके जी साउथ जो अपना सेक्रेटेरिएट बना था, इसका बेसिक फंक्शन, क्योंकि वो तो जो उनका इतराज़ है उसमें तो हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक सियासी था, ये इसका बेसिक फंक्शन सारा को बता देंगे आप? सर इसमें मैं मैंगल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये कब बंद होने वाला है? ये ड्रामा जो है ना सारा साउथ वाला। सर इसमें आई कांट कमेंट सर। साउथ का बकायदा एक सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, उसके अंदर ऑफिसर्स डिप्यूटेड है। नो सर, तो आप सेक्शन अफसर को देख के नहीं, वो तो अब बदकिस्मती से अगर होम डिपार्टमेंट का कोई सेक्शन ऑफिसर आ गया, हमने सेक्रेटेरिएट बना दिया। नहीं वहाँ पर एडिशनल ACS भी इस वक्त मौजूद नहीं है, एडिशनल IG साहब भी मौजूद नहीं। जनाब सरदार साहब, गुजारिश ये है जो काम आर्टिफिशियल अंदाज से किया जाएगा, जो किसी प्रेशर के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल और रूल्स से हट के किया जाएगा, उसका हशर कुछ अरसा बाद यही होना था
हमने उस वक्त भी कहा था कि भाई जब तक आप या तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोटेक्ट करें इसको, आपने किसी प्रेशर के तहत आके उस वक्त की हुकूमत ने में, और आप भी थे हम भी थे, उन्होंने एक मतलब ये देखो ना एक बंदोबस्त किया है, बंदोबस्त किया, जो वो बंदोबस्त चल नहीं सकता, नहीं चल रहा है माशाल्लाह वो, लेकिन सिर्फ एक सेक्शन ऑफिसर को ना देते कि बाकी सारे डिपार्टमेंट वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ भी नहीं है। नहीं है सब कुछ। आप रेलेवेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ एफडी का प्रॉब्लम था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं था, वो सब कुछ था। नहीं अच्छा बस नहीं, इस पे फाइनेंस आप इस पे अपनी सर अभी जब तक वो एग्जिस्ट करता है तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। ऑडिट पैरा नहीं, इसकी हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंगवा लेते हैं जो मेरा अदरवाइज मेरी बात जो है वो सही है सेक्रेटरी साहब। नहीं मेरा ये पॉलिटिकल देखिए एम्बिट में नहीं आता, हमने तो ऑडिट करना है ना, ये नहीं परफॉर्मेंस नहीं सर, इधर अगर आप पढ़े ना, नहीं ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो नहीं मियां साहब मैं अर्ज करता हूँ, हाँ रिपोर्ट हम मंगवा सकते हैं, हम इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंगवा लें, उसके बाद अपनी सिफारिशात दे देंगे। अब सीधा जो है वो एक पैरा कितने पैसे बनते हैं? ये पैरा भी परफॉर्मेंस के हवाले से ही है नहीं? पैरा भी परफॉर्मेंस के हवाले से है ना जी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैंने कुछ पढ़ा है सर। ये हमने इस पैरे में ये लिखा है जो ऑब्जेक्टिव्स थे स्टीयरिंग कमेटी के कैबिनेट की, कि इस वजह से ये दफ्तर बना है, वो ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। हाँ जी। वो लेट डाउन भी है सर, पेज नंबर आगे अगर आप देखें 64 पे। 64 पे जी सर। हाँ जी। उसमें सर ये है कि to perform above major stated functions sir, policy formulation, sectoral planning, public order and internal security, regulation of press in relation to maintenance, ये सारे सर functions है। नहीं, इसकी रिपोर्ट ही बनती है जी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट इसकी मंगवा लें, है जी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंगवा लें। अब नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है सर पेज नंबर 66 है, पैरा नंबर 9.4.7 48 सर, स्प्लिटिंग का पैरा था, ये रेगुलेशन रिकमेंड की थी डीएसी ने जी। 66 जी सर। जरा एक मिनट सर, मेंबर्स को अपने उस पे पेज पे जाने दें। जी सर ठीक। आज ऑडिट की रफ्तार तेज है। सर इसमें मैं इसकी सर आपकी इजाज़त से सर मैं एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवाना चाह रहा था सर। ये जो रेंट की मद में तो बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने हाईलाइट किए हैं, 4.5 करोड़ रुपए हैं फॉर 2 years, 45 मिलियन जो मैं देख रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब, इसमें पहले परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम मंगवा लेते हैं, ठीक है सर, उसके बाद फिर एक फैसला कर लेंगे। इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ज़रूरी है जी। जी नहीं मतलब जो लेकिन उसके बाद अगर कोई बड़ा काम करना पड़ गया, जो सेक्रेटरी होम कह रहे हैं ना कि चले 7 डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के मामलात में, वो तो इंक्वायरी आप करा सकते हैं, आप कराएं, आप वो तो आपका अपना करवाएं, हमारी डायरेक्शन भी शामिल कर दें। ठीक, देखते हैं। सर नेक्स्ट पेज नंबर 66 है सर। सर पैरा 9.4.748 सर, ये स्प्लिटिंग का पैरा था, एसडीएस ने डायरेक्शन दी थी कि रेगुलाइज करवा लें, रेगुलाइज करवा लिया सर फाइनेंस से, उसको हमने वेरीफाई कर लिया सर, एंड इट इज रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट सर। जी सर, रेगुलाइजेशन हो गई है फाइनेंस से। फाइनेंस ने इंक्वायरी करवा ली है? जी सर, रेगुलाइजेशन होगी, हमारे पास लेटर है। चलें ठीक। वैसे ये है जो पीएससी को आपको फैक्ट तो बताने चाहिए, ये जो मैंने पढ़ा है ना जी, इसमें कोई चीज़ हमें नहीं बताई गई
ऑडिट की तरफ से भी एक लमसम जिस तरह एक होता है कि एक हिसाब लिखा जाता है कि आखिर में मुतफर्रिक या मिसलिनियस एक चीज़ होती है, एक फैक्ट्स आपको हमें बताने चाहिए। पीएससी के आगे आप जिस तरह रिपोर्ट पेश करते हैं, ये रिपोर्ट वैसे मैं इसको अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करूँगा जी। इसमें तो आपको हमें ये बताना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। आप देखिए ये प्लैनेट मशीनरी जो है, अगर उधर काम ही नहीं हो रहा, जो प्लैनेट एंड मशीनरी है वो किस लिए आप, अभी तो हमारे पास सेक्शन ऑफिसर साहब बैठे हैं सर, ये डिटेल्स हैं, अगर आपके हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। ये जो ये चीज़ डिटेल अगर आप इसमें शामिल कर देते ना जी, अब आप मुझे दिखाएंगे पूरी कमेटी, ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं यकसा, हमारा स्टेटस यकसा है। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, इन्हीं में से हम जो मेंबर्स हैं, इन्हीं में से एक चेयरमैन बनता है। एक चेयरमैन को दिखा के आप ये ना समझें कि बाकी मेंबर सब इसी तरह यकसा स्टेटस के हम जितने भी मेंबर्स होते हैं, हमारे में से एक चेयरमैन बनना होता है, एक नहीं बनना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ सुपीरियर हो जाता है। तो सेक्रेटरी साहब आप जा रहे हैं जी? अच्छा चलें, तो बस ये है कि ये आप कम से कम आइंदा ये ना हो जी। सर ये वर्किंग पेपर तो महकमा बनाता है, लेकिन ये सर एलईडी मशीन्स थी सर, वाटर डिस्पेंसर्स खरीदे गए थे, एयर कंडीशनर से और सर इलेक्ट्रिक गीजर से। अच्छा, इसमें 3 लाइनें ही बढ़नी थी सर वैसे सर, अगर यही लिख देते तो हमें पता चल जाता कि हैं जी। जब भी कोई इंक्वायरी मार्क हो या इंक्वायरी हो और जब उसकी रिपोर्ट उस पर कोई आपका व्यू आए तो वो इसमें जब जवाब आपका आए तो उसमें उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। इस पर क्या इंक्वायरी हुई और इसकी रिपोर्ट क्यों बनी और किस तरीके से बनी। जी सर, में उधर काम भी नहीं हो रहा, और ये चीज़ें जो ये सारा ये बना है, ये ठीक है सेटल तो हो गया है, लेकिन जब काम भी नहीं हो रहा तो ये सारी खरीदारी ये क्यों हो रही है? जब आपने ऑफिस इस्टेब्लिश करना होता है, गवर्नमेंट उसके सर पैसे देती है, ठीक। तो ये सर उस सिलसिले में जब ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया, जब ये साउथ सेक्रेटेरिएट के हवाले से 2021 में शुरू हुआ सारा, तो सर वो गवर्नमेंट ने सारे ऑफिस इस्टेब्लिश किए, पैसे भी दिए, तो प्रोक्योरमेंट उसी मद में की गई सर। सर इसमें मैं गुजारिश करूं सर, मैं चूँकि फील्ड में ज़्यादा रहा हूं सर, अपने 32 साल में 25 साल में मेरी फील्ड की सर्विस है सर, लोकल गवर्नमेंट में आपको। आई फुली अप्रिशिएट दैट सर। सर जो हमें सुपरविजन के जो इश्यूज आते हैं या जो मैं फील्ड में देखता हूं सर, तो हमें जो है सर वो साउथ पंजाब में इश्यूज आते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क के हवाले से, सर्विस डिलीवरी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से सर। तो ये स्टेप जो है ना सर, इंतज़ामी तौर पे, इंतज़ामी अफसर के तौर पे मैं अगर कहूँ तो ये बड़ा अच्छा स्टेप था, जिसमें उस वक्त सर्विस रूल्स चेंज हुए और विद इन दोज 3 डिवीजन्स पोस्टिंग ट्रांसफ़र के इख्तियारात ACS को और एडिशनल IG को उन्होंने दिए। AC और उसके नीचे वाले जो लेवल के जो लोग थे, और जो वहाँ पे सेक्रेटरीज पोस्ट हुए सर, उन्होंने वहाँ पे जाके विजिट्स भी की। मेरा भी एक सेक्रेटरी था वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का, जो जाके इंस्पेक्शंस करता था, और हम बंदे वहाँ पे सस्पेंड भी करते थे और उससे इम्प्रूवमेंट भी आई सर। अब ये सियासी मामला है, चूँकि इसमें मैंने इसलिए शुरू में कहा कि मैं इंतज़ामी में अपनी एनालिसिस में आपको सबमिट करता हूँ कि ये इंतज़ामी तौर पे ये होना चाहिए सर वहाँ पे, लेकिन इसको आप सियासी तौर पे उठाएं ताकि वहाँ पे ये सेटअप हो, वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, गवर्नेंस है, सर्विस डिलीवरी है, उसमें सर इसमें बहुत गुंजाइश है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की, और ये एक तरह से इंतज़ामी तौर पे इसको होना चाहिए सर। लीजिए, रहीम यार खान का बंदा जब लाहौर आएगा तो 9 घंटे लगेंगे, और वो मुल्तान जाएगा तो उसको 3 घंटे। सर अब 4 घंटे लगता है सर, अब पंजाब 4 घंटे में ख़त्म हो जाता है सर। सर 4-5 घंटे लाइटर बोर्ड में ना जी 5 घंटे हैं सर। अब मियाँ वाली दूर है, वैसे आपका इलाका दूर है, दूर है। अभी सबसे दूर जो है ना सर वो ईसा खेल है। मैं ट्रैवलर हूँ सर, मैंने आप 4.5-5 घंटे में पंजाब ख़त्म हो जाता है भैया आपका। सर लाइटर मोड में ना पहले भी इस पे बात हो रही थी, आप उठ के बाहर गए वापस हैं तो वो यू टर्न हो गया है, कोई खास नहीं सर, मैंने एक ज़रूरी फ़ोन था। इंतज़ामी वैसे सर ठीक है, इस पे पॉलिटिकल डिबेट तो है, तो वैसे सादकाबाद से कराची का सफ़र कितना है सर? सर सादिकाबाद से कराची 2 घंटे गए आप, 5-7 घंटे सर। तो मेरे ख्याल में उतना ही लाहौर। कराची से सर गवादर का गब्त का पूछ लें, तफ्तान का पूछ लें, खजराब का पूछ लें। मैंगल साहब ये उसमें गुजारिश है
कि जो अब बात आपने की ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में उसमें बेहतरी है, लोगों को माहौल उस तरह का मिलता है, ज़बान उस तरह की मिलती है, इसलिए उनको सफ़र शायद इतना फील ना हो। जो माहौल तब्दील होता है वो उसको फील होता है कि अगर सादकाबाद का आदमी मुल्तान आएगा तो उसको वही माहौल मिलेगा जो उसने सादकाबाद में फील किया है। जब वो लाहौर आएगा तो उसको माहौल बिल्कुल चेंज नज़र आएगा। तो उस माहौल का भी असर होता है लोगों के ऊपर। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें अपना अलहदा सूबा दिया जाए और हमें अलहदा अपना एक सेटअप दिया जाए। मेरी जो गुजारिश थी कि इस सेटअप को कॉन्स्टिट्यूशनल एक कवर दे के उसको बनाना चाहिए ताकि वहाँ किसी वो एडिशनल पे ना हो, वो फुल्ली हो। मतलब आईजी है तो एडिशनल आईजी ना हो, आईजी हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ना हो, चीफ सेक्रेटरी हो, तो उसकी जो वर्किंग होगी वो बहुत ज़्यादा परमिशन ऑफ द चेयर ये गुजारिश ये है कि ये पेज नंबर 68 मेरा ख्याल है ये बात जो है मेरा सब पेज नंबर 68। हाँ जी 68 पे जी सर, पेज नंबर 68 पैरा नंबर 9.4.3 47 इरेगुलर एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज ऑफ कंटिजेंट पेड स्टाफ। सर ये कंटिजेंट पेड स्टाफ हायर किया था क्लास 4 में और इसको विदाउट एडवर्टीजमेंट हायर किया गया था। क्लास 4 में उनको अब क्या कहना है, उनसे क्या ये क्या रूल्स कहते हैं जो आप डेली वेजेस पे रखते हैं फिनांस डिपार्टमेंट? सर इसमें पॉलिसी आई थी 2021 में, एडवर्टाइजमेंट के बाद रखने थे ये, क्योंकि अब क्लास 4 के छोटे मुलाजम इनसे रिकवरी देना मुश्किल हो जाएगा, तो सेटल ही कर देना चाहिए। अब इनसे क्या रिकवरी आपने? नहीं इनकी पॉलिसी क्या बनाई हुई है, मैं तो ये पॉलिसी पूछ रहा हूँ। पॉलिसी बताए ना कि डिपार्टमेंट जो है डेली वेजेस पे जो रखते हैं इन्हें अपनी मर्जी से रख सकते हैं या अंडर किसी रूल के रखते हैं, क्या करते हैं? सर ये पॉलिसी 2021 के तहत एडवर्टाइजमेंट देंगे और बकायदा ट्रांसपेरेंट तरीके से जिस तरह रखने चाहिए उस तरह रखे चाहिए, लेकिन ये उस तरह नहीं रखे गए ये जो हैं, तभी तो ऑब्जेक्शन लगाए। अमूमन वैसे डेली वेजेस जो है ना वो डिपार्टमेंट खुद ही रख लेते हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं करते, तो ये अनोमली तो है इस। अच्छा ये वाकई ज़रूरत के तहत हायर किए गए थे जी, ये और परफॉर्म भी इन्होंने किया है उधर? सर आप अंदाज़ा कर लेना, इस वक्त भी हमारे पास वहाँ पे एक सेक्शन ऑफिसर है और चंद एक वहाँ पे स्टाफ है, वो भी SNGAD का नहीं होगा, वो भी हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट से वहाँ पे पोस्टिंग कराई होगी। तो सर एज पर द कन्वीनियंस यहाँ पे ये रखे गए हैं, ये डेली वेजेस जो लो स्टाफ है सारा। सर बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है तो ये रिकवरेबल भी नहीं है, इसको सेटल करवा नहीं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट बता देना रेगुलराइज आपसे करवा। फाइनेंस ने कहा है, ये सब फाइनेंस तो बता रहा है कि सेटल कर दिया, ये सेटल कर देंगे। गरीब लोग हैं, इन्होंने क्या देना, ये गरीब लोग हैं जी। ये है देखे ना, चौकीदार है, ड्राइवर है, माली है, सैनिटरी वर्कर है, स्वीपर है। मकसद ये है कहने का कि आइंदा से सर अभी हमने जो नई पॉलिसी अबाइड बाय करें, मकसद ये है। एक बच गया जी, ये भी खत्म हो गया, ये भी ये बहुत काफ़ी है सर। ये अब इसको मैं तो कहता हूँ फ्रेश टाइम पे लेके जाएं। चलें जैसे हाँ जी फ्रेश टाइम। ये सर 24 पैनल रहते हैं सर। हाँ जी सर 24 लाइफ स्टॉक। इसको मेरा ये है कि इसको हम एक पूरा दिन इसके लिए हम मुकर्रर कर दें, क्योंकि ये काफ़ी लंबे पैरे हैं और ये इस तरह हैपेजडली ना नहीं होगा सर। फंडिंग दी है जो इन्होंने ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बनाई हुई बॉडी, वो हम रख रहे हैं जी, वो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। वो नेक्स्ट सेक्शन में हम साथ रखेंगे इंशाल्लाह। जिनका नहीं होता, जिनका ऑर्डर नहीं होता ना जी, वो हम साथ रखें। हाँ जी हाँ जी, ये भी हम नेक्स्ट में रखते हैं जी। सेफ सिटी को पूरा इनके पैरे हैं काफ़ी, ये आपके मेरे ख्याल में पूरा एक सेशन लगेगा जी। तो मेरा साहब इसी सर आप जा रहे हैं सर, इतनी जल्दी से इकट्ठे उठी नहीं आओ बात जो ये बहुत तो सही।
हाँ जी ठीक है सर, बुलाएं जी।